एपिसोड 32 to 55। जैसे ही उन्होंने अपना फोन अपने कान के पास ले गए, एक कठोर और तेज आवाज फोन से आई। आखिर आप इस हालत में बाहर कैसे जा सकते हो? आप ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए अभी के अभी घर वापस आइए। फोन कटने के बाद उस बूढ़े आदमी ने इशिका की तरफ फिर से देखा और कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है तुम जरूर आओगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। इशिका ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, सर, मैं जरूर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरी बच्ची और साथ में उस बच्ची को भी लाना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थी, उस बूढ़े आदमी ने कहा। इशिका बोली, ठीक है सर, आपका बहुत आभार, और उसके बाद वो अपने उन बदगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। इशिका ने गहरी सांस ली और वो अपना चेयर पर ऐसे गिरी जैसे उसने अभी अभी पहाड़ जैसा काम किया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज जितेंद्र सिंघानिया लीजेंड से मिली है। इशिका ने फिर उस कार्ड को देखा जो उसे दिया गया था। उसमें अभिमन्यु नाम पढ़कर उसने सोचा, क्या वो वही इंसान है जो उस दिन हॉस्पिटल में हमें मिला था? दूसरी तरफ अभिमन्यु के आगे वो वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें इशिका ने उसके डेट की जान बचाई थी। कैसे उसने बहादुरी से उसके डेट को कार से बाहर निकाला और उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उससे उसके डेट का खून बहने से रोका। जो मर्जी हो, ये लड़की बहादुर बहुत है, अभिमन्यु ने कहा, और उसने अपने पीछे खड़े आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की के बारे में सब पता लगाओ। जब प्रीति को सब पता लगा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें स्पेशल जितेंद्र सिंघानिया न्योता देने आया था। उसने पार्टी में जाने के लिए बहुत सारी ड्रेस जब भी सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन अभी 3 दिन बाकी थे, इसलिए इशिका रिलैक्स थी और वैसे भी उसे ज्यादा शॉपिंग करने का भी शौक नहीं था। लेकिन ठीक 2 दिन पहले प्रीति की मां सीढ़ियों से गिर गई और प्रीति को अपने टाउन वापस जाना पड़ा। 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं लगा। इशिका ने भी अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद ली। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो चली गई क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से उसे बुलाया था। जब वो वहां पहुंची जहां बुलाया गया था, वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। वो शहर का सबसे बड़ा होटल था और उसे ऐसे सजाया गया था जैसे वो दुल्हन हो। इशिका अचानक से नर्वस महसूस करने लगी। तभी एक लड़की की आवाज उसके पीछे से आई, तुम? इशिका ने पीछे देखा तो वहां पर वो लड़की खड़ी थी जिससे शायद वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। नीति, ये वही लड़की थी जिसने स्कूल में इशिका की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। तुम इशिका ही हो ना? उसने कहा। वो लड़की बहुत सदमे में थी, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी होश में आए है। इशिका अब वो पहले जैसी डरपोक लड़की नहीं रह गई थी। उसने भी जवाब दिया, हाँ। तुम 2 कौड़ी की लड़की इस पार्टी में क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तुम मुंबई में क्या कर रही हो? इशिका बोली, मैं तुम्हें ये सब बताना ठीक नहीं समझती। ये कहकर वो वहां से जाने लगी तो नीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। यू बिच, निकलो यहां से। इशिका के हाथ में अचानक से दर्द होने लगा क्योंकि नीति ने अपने नाखून उसकी उंगली में गड़ा दिए थे। अचानक से इशिका की बाजू से खून आने लगा। इशिका ने उससे अपना हाथ वापस लेते हुए कहा, छोड़ो नीति, मुझे दर्द हो रहा है। इशिका ने आसपास देखा तो सब लोग पार्टी में जा चुके थे और उसे यहां नीति ने रोक लिया था, ऊपर से वो उसे दर्द दे रही थी। इशिका ने दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नीति ने नहीं छोड़ा। तभी वहां एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसकी आंखें अभी तक सख्त हो चुकी थी। जब उसने इशिका के हाथ से खून निकलते हुए देखा, उस आदमी ने नीति के हाथ को झटका दिया और इशिका को खुद की तरफ खींच लिया। उस आदमी की भौहें अजीब तरह से घूम गई। उसकी बांह से अभी भी खून बह रहा था। इसी समय नीति की नजर अपने सामने इंसान पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इस इंसान के लिए ही इस पार्टी में आई थी। आरव, वो आरव था जिसने अभी तक इशिका को अपनी बाहों ले लिया था। लेकिन इशिका को उसकी बाहों में देखकर उसने भौहें चढ़ा दी। दयनीय रूप से उसने अपने आप को दिखाते हुए कहा, आरव। आरव ने भौहें चढ़ा दी। उसकी दमघोटू ठंडी निगाहें अपने सामने खड़ी लड़की पर टिक गई। आरव की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गहरी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने अधीरता से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इशिका को चोट पहुंचाने की? नीति ने आश्चर्य से आरव की ओर देखा। वो दोनों अभी भी साथ थे, लेकिन आरव और वो तो पहले ही अलग हो चुके थे। नीति उस वक्त बहुत खुश हुई थी जब उसने आरव और नीति के अलग होने की बात सुनी थी। लेकिन वो अब एक साथ क्यों थे? उन्हें तो अलग हो जाना चाहिए। साथ ही साथ वो डरी हुई थी क्योंकि आरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी जान लेना चाहता हो। आरव ने इशिका के हाथ को ठीक से पकड़ा और फिर नीति के ऊपर एक ठंडी नजर डाली। ये पहली बार था जब उसने किसी को इतनी मोटी त्वचा वाला देखा था। उसे इतनी घिना रही थी कि उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। इशिका ने जब आरव को इतना गुस्से में देखा तो उसने धीरे से कहा, आरव शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आरव का दिमाग तो उसी वक्त विस्फोट हो चुका था जब उसने इशिका के हाथों से खून निकलते हुए देखा था। आरव अपनी ओर घूरते देखकर नीति ने उसे समझाते हुए कहा, आरव, जैसे तुम्हें नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा इरादा इशिका को नुकसान पहुंचाने का नहीं था।
इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी। इशिका ने अपने हाथ को देखा और चिल्लाते हुए कहा, आरव, मुझे दर्द हो रहा है। आरव ने तुरंत उसके हाथ को देखा और उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। इतनी ज्यादा चोट नहीं थी, वो बस थोड़ा खून निकला था, लेकिन आरव को ऐसा लग रहा था जैसे इशिका को किसी ने खूनो खून कर दिया हो। वो बोला, मेरे पास कार में फर्स्ट एड किट है। उन्हें जाते हुए देखकर नीति की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आरव इशिका को लेकर अपनी कार तक आ गया। अब जाकर इशिका ने चैन की सांस ली, लेकिन एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी मुसीबत के पास ही जा रही है। आरव ने उसे कार में बैठाया और ध्यान से उसके घाव को साफ किया। वो इतनी सफाई और इतने ध्यान से काम कर रहा था जैसे वो किसी बच्चे की देखभाल कर रहा हो। इशिका का दिल पिघल गया। वो इंसान को कभी इग्नोर नहीं कर सकती। उसने उसे धोखा दिया था, वो सच में उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए इशिका शायद उसे भूल नहीं पाए। क्या वो और आरव फिर से एक साथ? आरव ने काले रंग का फिट सूट पहना हुआ था जिसके अंदर की सफेद शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और उसने गहरे काले रंग की टाई पहनी हुई थी जिस पर कुछ अद्भुत कलाकारी की हुई थी। वो उमस भरा लग रहा था, फिर भी उसमें शालीनता की प्रबल भावना झलक रही थी। इशिका के कान थोड़े लाल हो गए। ये पहली बार था जब से वो आरव से मिली थी और आरव उससे लड़ाई नहीं बल्कि उसका ख्याल रख रहा था। आरव ने चिंतित होकर इशिका की ओर देखा और असमंजस में पूछा, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? इशिका ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। उसने फिर से पूछा, दर्द हो रहा है? नहीं, इशिका ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका जवाब दिया। इशिका को ऐसा लगा जैसे वो आरव से नहीं बल्कि किसी को इंसान से मिल रही है। वो तो उससे नफरत करता था, तो उसका इतना ख्याल क्यों रख रहा था? क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? जब आरव ने उसके हाथ में अच्छे से पट्टी कर दी तो उसने इशिका के चेहरे को देखा जो असमंजस में उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? आरव की आवाज गूंजी। एक पल में अपने होश में वापस आ गई। उसने आरव को सावधानी से देखा और अपनी नजरें घुमा ली। उसने कहा, शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन आरव ने उसे खुद के करीब खींच लिया। उसने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसके कान के पास जाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशिका की सांसें रुक गई। वो सच में उसके बहुत करीब थी। उन दोनों के बीच एक धागे जितनी जगह भी नहीं थी। इस इंसान के लिए उसके दिल में इतनी स्ट्रांग फीलिंग क्यों थी? अचानक से आरव का फोन बजा तो उनके बीच जितनी भी ऑकवर्डनेस थी वो खत्म हो गई और इशिका ने खुद भी संभाल लिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, इशिका, इशिका, ये तू क्या कर रही है? फिर से इस इंसान से प्यार करने की गलती मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इशिका अपनी सोच में थी और आरव की कॉल खत्म हो गई। उसने इशिका की तरफ देखा और फिर से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने अब इशिका को ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर कि वो इतना सज धज कर आए हैं, उसकी आंखें घूम गई। उसकी नजर पहले उसी हाथ पर थी जिस पर उसे चोट लगी थी, लेकिन अब जब उसने उसे देख लिया तो उसके दिमाग में अनगिनत सवाल आने लगे। आज उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसकी पतली गर्दन और आकर्षक कॉलरबोन दिखाई दे रहे थे। उसके बाल उसकी पीठ के पीछे एक चिकनी लहर में गिरे हुए थे। वह आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी। आरव उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। इशिका खुद को नॉर्मल किया और कहा, वो मैं जितेंद्र अंकल की पार्टी में आई हूं, आज उनके बेटे का जन्मदिन है। आरव, जो कि अब तक उसे अपने देखकर खुश था, उसका चेहरा भयंकर हो गया। जितेंद्र सिंघानिया, उसका बेटा मतलब अनूप सिंघानिया? उसने इशिका से पूछा, अनूप के बर्थडे में आए हो तुम? नहीं, उनके बेटे का नाम तो अभिमन्यु है, आरव ने जवाब दिया। वही अनूप है, और तुम उन्हें कैसे जानती हो? ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मुझे देर हो रही है। ये कहकर इशिका कार से बाहर आ गई। आरव जल्दी से कार से उतरा और इशिका के आगे खड़ा हो गया। तुम वहां नहीं जाओगी क्या? इशिका ने कहा। आरव की बात सुनकर इशिका का चेहरा गहरा गया। उसने कहा, लेकिन क्यों? मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? आरव की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। जब उसने कुछ नहीं कहा तो इशिका फिर से बोली, आरव, आखिर बात क्या है? आरव इतना ही बोल पाया था कि रोनित वहां आ गया। भाई, मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी आइए। उसने अभी तक इशिका को नहीं देखा, लेकिन जब उसकी नजर इशिका पर गई तो उसने कहा, ओह इशिका जी, आप यहाँ? इशिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो रोनित बोला, आप यहाँ क्या कर रही है? वैसे आज आप कहर ढा रही है, ऐसा लगता है जैसे आसमान से परी उतर आई है। इशिका बोली, वो मैं पार्टी में आई थी। इशिका की बात सुनकर रोनित का चेहरा कठोर हो गया। पार्टी? इस 5 स्टार होटल में सिर्फ आज एक पार्टी थी, और वो पार्टी किसी और की नहीं बल्कि जितेंद्र सिंघानिया ने दी थी उनके बेटे के बर्थडे पर। ठाकुर परिवार सालों से सिंघानिया परिवार का दुश्मन था। दुश्मनी की वजह आज तक रोनित को भी नहीं पता थी। उसने आरव का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि बहुत गुस्से में है।
उसने फिर इशिका की तरफ देखा और कहा, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती है? इशिका कुछ बोलने ही वाली थी कि वहां एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, तुम आ गई मेरी बच्ची, मैंने सोचा कि तुम नहीं आए। सामने से आते हुए जितेंद्र सिंघानिया की आवाज सुनकर इशिका सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे और अब मुस्कुराहट थी। आरव और रोनित का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दिया क्योंकि उनकी पीठ उस तरफ थी। आरव ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो वहां से बिना पीछे मुड़े निकल गया। रोनित भी जल्दी से आरव के पीछे चला गया। इशिका के पास पहुंचकर जितेंद्र सिंघानिया ने कहा, तुम किसके साथ बात कर रही थी? इशिका ने जाते हुए आरव की तरफ देखा और कहा, वो बस मेरा एक दोस्त था। ओह अच्छा, ठीक है फिर, चलो फिर अंदर, मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। इशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वो जितेंद्र सिंघानिया के साथ पार्टी हॉल में आ गई। वहीं कुछ दूर महंगे सूट में खड़ा हुआ इंसान फोन पर बात कर रहा था। उसने जब आरव और इशिका को एक साथ देखा तो फोन काट दिया। जैसे ही इशिका अंदर पहुंची और वो भी जितेंद्र सिंघानिया के साथ तो सबकी नजर उन पर जम गई। आज हल्के नीले रंग की ड्रेस में वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे उसकी पतली गर्दन और आकर्षक कॉलरबोन दिखाई दे रहे थे। उसकी पतली कमर धीरे धीरे लचक रही थी जब वो पार्टी में आगे की तरफ बढ़ रही थी। भगवान, ये बहुत सुंदर है। वो किसकी बेटी है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? हाँ, वो वास्तव में कौन है मुझे नहीं पता। सब तरफ ऐसी आवाजें गूंजने लगी। एक कोने में नीति इशिका को देखकर हैरान थी। आखिर एक मामूली सी लड़की इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो जितेंद्र सिंघानिया के साथ चल रही है? नीति ने फिर आरव को देखने के लिए अपनी नजरें घुमाई लेकिन उसे आरव कहीं नहीं दिखा। बाहर जो भी हुआ उसके बाद वो आराम से नहीं बैठ सकती थी। आज वो सिर्फ आरव के लिए इस पार्टी में आई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सिंघानिया परिवार के साथ आरव के परिवार का बहुत गहरा संबंध है। जितेंद्र सिंघानिया अक्सर स्कूल टाइम में आरव से मिलने आया करते थे। नीति अब बहुत असहज महसूस कर रही थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जो इशिका यहाँ थी? अगर इशिका यहाँ है तो आरव की वजह से यहाँ होगी। नीति ने मन ही मन सोचा, कहीं इशिका और आरव शादी तो नहीं करने वाले। ये सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। आरव उसका था इसलिए वो आरव को किसी और के साथ शादी नहीं करने देगी। उसकी नजरें फिर आरव को ढूंढने लगी। नीति ने जब आरव को वहां नहीं पाया तो वो उसे बाहर ढूंढने आ गई। जितेंद्र सिंघानिया ने अंदर आते ही इशिका से कहा, बेटी तुम कुछ खा लो, फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इशिका थोड़ा नर्वस फील कर रही थी लेकिन उसके चेहरे से थोड़ी देर के लिए भी स्माइल नहीं गई। उसे भूख नहीं थी, वो बस इसलिए यहाँ आई क्योंकि इस देश के इतने बड़े आदमी स्पेशल उसे बुलाने के लिए उसके ऑफिस में आए थे। इतने बड़े लोगों के बीच आकर शायद उसने गलती कर दी। जितेंद्र सिंघानिया ने अपने असिस्टेंट से कहा, अनूप कहाँ गया? सर, किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ चले गए थे। ये लड़का भी ना, जब भी मुझे इसकी जरूरत होती है तो ये कभी मेरे पास नहीं होता। तभी उनके पास एक आदमी आ गया। मिस्टर सिंघानिया, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? जितेंद्र सिंघानिया उस आदमी के साथ बात करने लगे तभी अनूप भी अंदर आ गया। उसकी नजरें शायद किसी को ढूंढ रही थी। उसने जब इशिका को देखा तो उसने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तुम? अनूप ने इशिका के पास जाकर कहा। इशिका ने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई तो उसका चेहरा बन गया। वो इस आदमी से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि हॉस्पिटल में इस आदमी ने ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन आज वो उसके बर्थडे में ही आई थी इसलिए उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा। इशिका ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हैप्पी बर्थडे। अनूप ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, विल यू डांस विद मी? इशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जब अभिमन्यु ने इशिका को डांस के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, आज पहली बार उसने किसी लड़की को डांस के लिए पूछा और उसने मना कर दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए लेकिन जैसे ही उसने इशिका के चेहरे की मुस्कुराहट देखी अभिमन्यु का दिल धक से रह गया। उसके होंठ, वो इतने परिचित क्यों थे? उसे उसके होंठ देखकर कुछ याद आया और उसका दिल तेजी से धड़कने। उसके होठों के ऊपर जो तिल था वो बहुत जाना पहचाना था। अभिमन्यु के शरीर से अचानक से एक अलग आभा निकलने लगी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। इशिका अपने लिए फ्रूट चाट ले रही थी। जब लगातार अभिमन्यु उसे घूरता रहा तो इशिका असहज हो गई और उसने अभिमन्यु से कहा, तुम मुझे प्लीज इस तरह से घूरना बंद करोगे? अभिमन्यु ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई तमाशा करने से नहीं डर रहा हो। वो लगातार उसे घूर रहा था। अब सब लोगों की नजर उन पर थी। अभिमन्यु और इशिका साथ खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कितनी सुंदर जोड़ी है। लगता है आज अभिमन्यु के जन्मदिन पर कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आज वो उन दोनों के लिए कुछ घोषणा करना चाहते हैं। हाँ, अभी जितेंद्र सिंघानिया ये बात कह रहे थे कि वो कुछ कहना चाहते हैं। कहीं आज उन दोनों की शादी की घोषणा तो नहीं होने वाली? हे भगवान, मैं तो अभिमन्यु से शादी करना चाहती थी।
अब मेरा क्या होगा? सब लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सबकी नजर अपने ऊपर महसूस करके इशिका का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। उसे यहां नहीं आना चाहिए था। अभिमन्यु ने जब उसे देखना नहीं छोड़ा तो इशिका वहां से दूसरे कोने में आ गई। उसने मन ही मन कहा, यहाँ ठीक है, लेकिन फिर अभिमन्यु भी उसके पास आ गया। इशिका इतने गुस्से में थी कि वो बोल नहीं सकती थी। जब वहां मौजूद सब लड़कियों ने अभिमन्यु को फिर से इशिका के पास जाते हुए देखा तो एक एक करके उनके दिल भावनाओं से उमड़ पड़े। अरे बाप रे, यह आदमी बहुत सुंदर था, लेकिन ये लड़की इसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। कितना अच्छा होता अगर वो उनका होता। इशिका का व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली था। वो वहां मौजूद सब आदमियों के दिल में समा चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके साथ अभिमन्यु था। वो उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इशिका ने आखिरकार अभिमन्यु की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, आखिर आप चाहते क्या है? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? अभिमन्यु बोला, ये मेरी पार्टी है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। इशिका ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, ठीक है, अब मैं यहां से जा रही हूं। अंकल को बोल देना कि मैं चली गई और मैंने खाना खा लिया है। अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि एक रोमांटिक सॉन्ग शुरू हुआ और कुछ कपल वहां आकर नाचने लगे। जितेंद्र सिंघानिया भी उसी वक्त वहां आए और जब उन्होंने अभिमन्यु और इशिका को एक साथ देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, जाओ तुम दोनों भी डांस करो। उन्हें पता था कि उनका बेटा उनकी नहीं सुनने वाला। जब भी वो अभिमन्यु के सामने किसी लड़की की बात करते हैं तो वो नाराज हो जाता था, लेकिन अब वो किसी भी स्थिति में अपने बेटे की शादी करवा के ही रहेंगे। जब अभिमन्यु डांस के लिए मना करेगा तो उन्हें क्या कहना है, तो उन्होंने ये भी सोच लिया था, लेकिन उनकी सोच से विपरीत वहां कुछ और ही हुआ। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चले। इशिका कभी उसके हाथ को देखती तो कभी उसके चेहरे को, फिर उसने जितेंद्र सिंघानिया को देखा और कहा, अंकल मैं डांस नहीं कर सकती। लेकिन जितेंद्र सिंघानिया ने इशिका का हाथ तब तक अभिमन्यु के हाथ में दे दिया और अभिमन्यु उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। उसने एक हाथ इशिका की कमर में हाथ डाला और एक से हाथ से उसका दूसरा पकड़ लिया। इशिका को अब डांस करना ही पड़ा। वो 1000 बार अभिमन्यु को मन ही मन गाली दे चुकी थी। अभिमन्यु का मन अब उसे जानने का था। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये लड़की है कौन और आरव के साथ इसका क्या रिश्ता है? अभिमन्यु जैसे उसके चेहरे से होकर उसके अंदर तक झांकना चाहता था। इस वक्त लोग वो डांस कर रहे थे, वो एक तरफ हो गए और उन दोनों का डांस देखने लगे। वो सच में परफेक्ट थे। तभी एक लिमिटेड ब्लैक सूट पहने दरवाजे से आदमी अंदर आया। उसकी नजर खंजर की तरह तेज थी और उसने इशिका और अभिमन्यु को काली आंखों से देखा। इशिका को इस पार्टी में जाते हुए देखकर वो पहले जितना अधिक गुस्सा था उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा वो अब हो गया। उसने अपनी मुठियां इतनी जोर से भींच रहा था कि उसके हाथों के पिछले हिस्से की नसें उभरी हुई थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया था। रोनित जो कि आरव के पीछे ही था, उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और अभिमन्यु और इशिका को देखा। आज रात जरूर ज्वालामुखी फटने वाला था। ये उसकी भाभी उसके भाई के सबसे बड़े दुश्मन के साथ डांस क्यों कर रही थी? आरव ने कंधे पर हाथ रखकर रोनित ने कहा, भाई अब हमें चलना चाहिए। हम गलत रास्ते से आ गए हैं। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। रोनित ने अपना सर खुजलाया और कहा, भाई आप चलो यहाँ से। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अचानक से डांस करते हुए इशिका को अजीब महसूस हुआ। डांस करते हुए उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े आरव के चेहरे पर पड़ी। आरव की आंखें लाल थी और उसे एक वार्निंग के साथ देख रही थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, एक दम घुटन देने वाली लहर उस तक पहुंच गई, जिससे आरव के साइड में खड़ा हुआ रोनित तक भयभीत हो गया कि उसकी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। इशिका आरव को देखकर इतने सदमे में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। इशिका ने मन ही मन सोचा, अब ये आदमी जरूर यहां तमाशा करेगा। इशिका की दूसरी तरफ देखते हुए देखकर अभिमन्यु ने भी उस तरफ देखा और जैसे ही उसने आरव को वहां देखा, उसकी आंखें उपहास से झलक उठी। तो ये आदमी यहां आ ही गया। जरूर इस लड़की और इस आदमी के बीच कुछ चल रहा है, अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा। आरव की आंखों में उसे देखकर नफरत झलक उठी। जब अभिमन्यु ने उसे देखा, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। इशिका ने एकदम से अभिमन्यु को छोड़ दिया और कहा, मुझे वॉशरूम जाना होगा। अभिमन्यु ने उसे आंखें छोटी करके देखा और कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। आरव की आंखें घूमी और इशिका जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा में उसका पीछा करने लगी, लेकिन तभी जितेंद्र सिंघानिया इशिका ने आगे आ गए। मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? इशिका जबरदस्ती का मुस्कुराई और बोली, जी अंकल मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे चलना होगा, काफी रात हो गई है। जितेंद्र सिंघानिया बोले, ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि जिसकी वजह मैं आज जिंदा हूं वो तुम हो। इशिका ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था।
ठीक है, फिर मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। इशिका ने भी मना नहीं किया। रात भी काफी हो गई थी। उसने फिर उस जगह देखा जहां आरव खड़ा था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। जब वो अपने सरकारी घर के बाहर पहुंची तो उसने चैन की सांस ली। आज उसे वो कहावत याद आई कि चाहे तुम पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन तुम्हें शांति तुम्हारे घर आकर ही मिलती है। उसने दरवाजा खोला और उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या वो ताला लगाकर नहीं गई थी? उसने सोचा शायद जल्दी में भूल गई होगी, लेकिन जब उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो वो डर के कारण अपनी जगह जम गई। उसके ऊपर जैसे न्यूक्लियर बम गिर गया हो। आरव आरव उसके बेड पर बैठा हुआ था। उसके छोटे बेड को देखकर ऐसा लगा जैसे अचानक से उसकी कीमत बढ़ गई। उसकी गर्दन नीचे थी और जैसे वो कुछ सोच रहा था। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई, उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। डर के मारे इशिका जमीन पर चिपक कर खड़ी हो गई और उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसके होंठ एकाएक ही कांपने लगे। उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर वो इतना डर क्यों रही थी? आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आ गई तुम। इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास शब्द खत्म हो गए थे। ये एक भयानक एहसास था और इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी उसके सामने साक्षात यमराज बनकर खड़ा था। इशिका इससे पहले कि कुछ बोलती आरव बोला, मुझे नींद आ रही है। इशिका ने असमंजस में उसे देखा। ये आदमी बदल कैसे गया? वो फटने की बजाय उससे इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता था? अचानक से इशिका भी नॉर्मल हो गई। आरव का चेहरा अभी भी भयानक था, लेकिन शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। इससे पहले कि इशिका कुछ बोलती वो पहले ही बिस्तर तक पहुंच गया। इशिका ने मन ही मन सोचा, आखिर ये आदमी चाहता क्या है? इशिका उसे यहां नहीं रुकने देना चाहती थी। अब वो उसकी जागीर नहीं थी जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सके। इशिका ने सोचा कि आरव से लड़ने से पहले वो ये भारी गाउन उतारना होगा। वो अपने कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर घंटी की आवाज आई। इशिका के पैर रुक गए। इस वक्त कौन होगा? क्या प्रीति होगी? नहीं, वो इतनी रात को क्यों आएगी? वो तो कल सुबह आने वाली थी। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, तुम बाहर मत आना, पता नहीं कौन है। अगर तुम्हें किसी ने यहां देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आरव बस उसे घूरता रहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जरूर ही वो नाराज था कि उसके घर में इतनी रात को कौन आया है। इशिका बाहर आई और उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर बाहर का दरवाजा खोला तो अपने सामने विराट को देखा। हे भगवान, अब वो गई। इस बार वो जरूर ही मरेगी। ये आदमी इतनी रात को उसके घर के बाहर क्या कर रहा था? विराट मुस्कुराया। उसने जब इशिका को सदमे में देखा तो कहा, तुम डर गई क्या मेरे इतनी रात में आने से? देखो, मैं कोई गुंडा नहीं हूं। मैं अब तुम्हारा पड़ोसी हूं। पड़ोसी? हाँ, मैं भी अब तुम्हारे से लेफ्ट वाले घर में रहूंगा। मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने अभी तुम्हें कहीं से आते हुए देखा तो तुम्हें देखने आ गया। वैसे तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? इशिका को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका अंतिम दिन हो। वो जल्दी से जल्दी विराट को वहां से भेजना चाहती थी। उसने विराट की बात का जवाब देते हुए कहा, वो मैं एक पार्टी में गई थी। अभी अभी आई हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा थक गई हूँ। विराट ने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो, अप्सरा जैसी बिल्कुल। इशिका ने जबरदस्ती अपने होंठ फैलाए और कहा, धन्यवाद। इशिका ने ज्यादा बात नहीं की। उसका मन कर रहा था कि वो विराट के मुंह पर दरवाजा बंद कर दे, लेकिन गुस्से में वो किसी असभ्य लड़की के जैसे व्यवहार नहीं करना चाहती थी। विराट ने आगे कहा, वैसे तुम किसकी पार्टी में गई थी? तुम तो अभी अभी यहां आए हो। इशिका जल्दी से जल्दी उसे वहां से भेजना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, वो मैं जितेंद्र सिंघानिया की पार्टी में गई थी। क्या क्या तुम द लेजेंड जितेंद्र सिंघानिया की बात कर रही हो? इशिका ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ वही। विराट बोला, तुम कैसे उन्हें जानती हो? ये तो नामुमकिन सा लगता है। विराट ने मन ही मन सोचा, पहले आरव फिर जितेंद्र सिंघानिया। इशिका जरूर ही कोई मामूली लड़की नहीं है। इशिका ने अब रुका नहीं गया और इससे पहले कि आरव कुछ और सवाल पूछता वो बोली, विराट क्या हम कल बात करें? आज मैं बहुत थक गई हूँ। विराट ने असंतुष्टि से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। इशिका ने दरवाजा बंद करके चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे विराट से भी बड़ी मुसीबत का सामना करना है। उसने 2 से 3 बार तेज सांसें ली और अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ाए। दरवाजा खोलने से पहले ही उसे एहसास हुआ जैसे अंदर आग जल रही हो, और अगर वो अंदर गई तो उसे उस आग में जलना होगा। उसका मन हुआ कि वो ये दरवाजा खोले ही ना और वहां से भाग जाए, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, बाहर मत खड़ी रहो, अंदर आओ, मुझे नींद आ रही है। इशिका की सांसें रुक गई। ये आदमी, इस आदमी को कैसे पता लगा कि मैं बाहर खड़ी हूं, और अगर इसे नींद आ रही है तो ये अपने घर क्यों नहीं जाता? इस बार उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। काली अंधेरी रात में किसी जिंदा राक्षस के जैसे वो उसके बेड पर बैठा हुआ था, जैसे वो मालिक हो और इशिका उसकी नौकर। वो जैसे उसे सजा देने के लिए तैयार था।
इशिका बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से कपड़े बदलने वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद वो एक ढीला पजामा और एक कार्टून टी शर्ट पहनकर बाहर निकली। अब वो एक एलिगेंट लेडी से प्यारी सी गुड़िया बन गई थी। इशिका का चेहरा बेबी फेस जैसा सा, जो मासूम और बहुत प्यारा था। अपने 20s में होने के बाद भी वो ऐसी लगती थी जैसे बच्ची हो। आरव ने जब उसे ऐसे देखा तो उसका सारा गुस्सा कहीं छूमंतर हो गया। उसकी वो पहले वाली इशिका लग रही थी जिससे वो प्यार करता था। वो पहले इस तरह के कपड़े ही पहना करती थी। आरव का चेहरा अचानक से नॉर्मल हो गया। इशिका भी ये बात नोटिस कर चुकी थी। उसे ये आदमी कभी समझ ही नहीं आया। उसे उसका चेहरा देखकर एक गाना याद आया। वो तो पल में चुप है, पल में खपा, बदले वो रंग हर घड़ी। वो मन ही मन इस गाने के बारे में सोचने लगी। तब तक उसे आरव की आवाज सुनाई दी, यहां आओ। इशिका ने अपनी लार ली और बार बार पलके झपकाए। आरव, तुम इतनी रात को यहां नहीं रुक सकते, प्लीज यहां से चले जाओ। आरव का जो मूड लाइट हुआ था इशिका की बात सुनकर फिर से बदल गया। ये लड़की कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे गुस्सा दिलाने का। उसकी आंखों का रंग जब अचानक से बदलना शुरू हुआ था, उसने अपने कदम आरव की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, आरव ने उसे खींच लिया। वो अब उसकी बाहों में जा गिरी। किसी मासूम बच्चे के जैसे वो सिकुड़ गई, जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में जाने के बाद सिकुड़ जाता है। लेकिन बच्चा वहां डर नहीं महसूस करता और यहां इशिका डर से कांप रही थी। आरव का चेहरा फिर से लाइट हो गया और उसने इशिका को धीरे से बेड पर लेटा दिया। इशिका का दिल बुलेट ट्रेन के जैसे रफ्तार पकड़ने लगा। आरव और वो बहुत नजदीक थे और आरव की नजरें उसके चेहरे पर थी। उनके चेहरे आमने सामने थे। अगर वो थोड़ी भी हिली तो उनके चेहरे आपस में टकरा जाएंगे। इशिका थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में खो गई। ऐसा लगा मानो वो इस चेहरे को इतने नजदीक से देखने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। आरव भी बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था, मानो वो पूरी जिंदगी इस चेहरे को देख सकता हो। इस वक्त वो सब कुछ भूल गया था और इशिका भी पुरानी सब बातें भूल गई। इस वक्त ये लम्हा ही उन्हें अपना लग रहा था। इशिका और वो दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। दोनों होश में आए और दोनों की भौहें मुड़ गई। इशिका ने आरव को एक तरफ धकेला जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो बोली, अब कौन आया होगा। इशिका ने नाराज आरव की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा और वो बेड से उतर गई। उसने मन ही मन सोचा, जरूर फिर से विराट होगा। आखिर ये आदमी उससे चाहता क्या है। इशिका ने तेजी से दरवाजा खोला और कुछ बोलने से पहले वो रुक गई जब उसने अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा। अभिमन्यु सिंघानिया। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर इशिका को इतनी हैरानी हुई कि उसे कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसा वो सपना देख रही है। अभिमन्यु की आवाज सुनकर वो होश में आए। सरकारी ऑफिसर हो तुम, अच्छा लगा जानकर। तभी तुम्हारे अंदर इतनी डेडिकेशन है दूसरों की मदद करने की। ये कहकर अभिमन्यु उसके साइड से अंदर आ गया और जाकर वहां सोफे पर बैठ गया। इशिका हैरानी से पीछे मुड़ी और उसने अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा मन हुआ तुम्हें देखने का, इसलिए चला आया। इशिका के पास शब्द खत्म हो गए। क्या ये इंसान पागल है। तभी उसे उसके हाथ में कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया। ओह शीट, ये तो उसका पस था। आह, तभी यो यहाँ आया है। लेकिन रुको, उसे खुद क्यों यहाँ आना पड़ा, वो किसी और को भी तो भेज सकता था। इशिका उसके पास गई और उसने उसके हाथ से पस खींच किया। धन्यवाद आपका, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अभिमन्यु को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने उसके साथ बिल्कुल ना के बराबर टाइम स्पेंड किया था, लेकिन वो समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल अलग है और लड़कियों के जैसे उसे किसी की चमचागिरी करना पसंद नहीं, और खासकर उसकी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें सिकोई और कहा, वैसे तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका को अजीब नहीं लगा और उसने जवाब दिया, मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ बात करना पसंद नहीं जिसे मैं जानती नहीं। अभिमन्यु ने अपना चेहरा घुमाया और कहा, तुम सच में निर्दय हो। मैं इतनी दूर से तुम्हारा ये पस लेकर आया और मेरी खातिरदारी करने की बजाय तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। इशिका ने अपने बेडरूम की तरफ देखा जहां से जंगली राक्षस का ऑरा वो महसूस कर सकती थी, और उसने जल्दबाजी में अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोली, मैं किसी और दिन आपकी खातिरदारी करूंगी, अभी के लिए आप जाइए, मुझे अभी सोना है। अभिमन्यु का हाथ जब उसने पकड़ा तो अभिमन्यु को अपने पूरे शरीर में सिहरन पैदा होती हुई दिखाई दी। वो बिना हिले उसे देखता रहा और इशिका इस वक्त उसके सामने किसी चुहिया जैसी लग रही थी और शेर को खाने की तैयारी कर रही हो। अचानक से इशिका का उसे खींचते हुए पैर स्लिप हुआ और उसके हाथ हवा में तैरने लगे। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर अपने हाथ पैर तोड़ती, अभिमन्यु ने उसकी कमर से पकड़कर उसे बचा लिया। इशिका ने चैन की सांस ली, वरना आज वो अपंग हो गई होती। उसने ध्यान नहीं दिया कि अभिमन्यु ने उसे किस तरह पकड़ा हुआ है। अभिमन्यु ने उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था और वो उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें बार बार झपक रही थी और इशिका के होठों के ऊपर का तिल उसे फिर से उसके पास में लेकर जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ गई थी।
इशिका ने डर के कारण आंखें बंद कर ली थी। अब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने अभिमन्यु का चेहरा देखा। वो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गहराई से सोच रहा हो। वो दोनों इसी पोजीशन में थे कि दरवाजे से एक गुस्से भरी आवाज आई। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? वो डरावनी आवाज जिसने इशिका को अंदर तक हिला दिया। उसने जैसे ही उस आवाज को सुना उसका दिल सहम गया और वो चीते की तेजी से अभिमन्यु से अलग हुई। वो डर गई थी। सामने आरव को देखकर अभिमन्यु को हैरानी नहीं हुई बल्कि उसके चेहरे पर खुशी तैर गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर आरव का सीना छलनी हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो इस इंसान को यहाँ दफन कर दे। पहले उसने उसका सब कुछ छीन लिया और अब वो उससे इशिका को भी छीनना चाहता है। अभिमन्यु ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया और इस तरह से आरव से सवाल पूछा जैसे वो हैरान हो। आरव, तुम यहाँ? आरव आकर इशिका के बगल में खड़ा हो गया और उसने अभिमन्यु को अपनी चिरती हुई नजरों से देखा। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? अभिमन्यु ने हैरानी दिखाते हुए कहा। आरव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम भाई हैं दोनों। तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आरव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और इतनी जोर से ली उसके हाथों से बस खून आना बाकी था। उसकी आंखों से जैसे खून बहने लगा। वो गुस्से में अभिमन्यु के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे खुद का भाई कहने की? अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो और इशिका से दूर रहो। अगर तुम इसके आसपास भी भटके तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाले और कहा, आरव, क्या तुम पागल हो? मैं इशिका के करीब इसलिए नहीं आना चाहता कि उसका तुम्हारे साथ कुछ रिश्ता है, बल्कि इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि मुझे वो पसंद है। आखिर हम भाई हैं, हमारा एक जैसी पसंद होना जाहिर सी बात है। आरव ने गुस्से में अभिमन्यु के कॉलर पकड़ लिए। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान थी जैसे वो अपना काम करने में कामयाब हो चुका हो। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन जब आरव का गुस्सा बढ़ता गया तो उसे यकीन हो गया कि वो अभिमन्यु से कितनी नफरत करता है। इशिका ने जाकर आरव के हाथ को पकड़ लिया। आरव, छोड़ो उसे। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। लेकिन आरव इतने गुस्से में था कि वो इसी तरह से अभिमन्यु को मार देना चाहता था। लेकिन तभी इशिका उन दोनों को अलग करने के चक्कर में फर्श पर जा गिरी। आह, मेरी कमर! इशिका की आवाज सुनकर आरव ने तुरंत अभिमन्यु को छोड़ दिया और वो इशिका के पास गया। क्या हुआ? तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। इस वक्त उसने अभिमन्यु को पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे वो वहां हो ही नहीं। एक पल के लिए अभिमन्यु भी हैरान था। वो इशिका से सच में बहुत प्यार करता था। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो बस उसे चिढ़ाने के लिए इशिका के साथ थोड़ी मस्ती करना चाहता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आरव को ठिकाने पर लाना है तो उसकी कमजोरी पर वार तो करना ही होगा। लेकिन अब उसने ये सब देखकर अपना इरादा छोड़ दिया, क्योंकि वो अब एक लड़की का मोहरा बनाकर ये सब नहीं करना चाहता था। आरव से बदला लेना उसकी जिंदगी का मकसद था। उसे इतने समय बाद तो कुछ अच्छा मिला था, लेकिन उन दोनों को देखकर पता नहीं क्यों उसने पीछे होने का फैसला किया। आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कहाँ लगी है? इशिका बोली, लगी नहीं है, पर गिरने की वजह से दर्द बहुत हो रहा है। आरव बोला, तुम करती क्या रहती हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? इशिका ने अपना मुंह बना लिया। इसमें भी उसकी गलती थी। खुद वो लड़ाई कर रहा था और अब उसे ही वो डांट रहा है। अभिमन्यु को अब ऐसा लगा जैसे वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी हो। वो आगे आया और इशिका से बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। मैं अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसने अपनी जेब से अपना कार्ड बाहर निकाला और इशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। इशिका ने उस कार्ड को देखा और फिर आरव को उसने उस कार्ड को ले लिया और एक तरफ फेंक दिया। उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी? अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस ऐसा लुक दिया जैसे कहना चाह रहा हो, समय समय की बात है, क्या पता जरूरत पड़ ही जाए। वो बिना रुके फिर चीते की तेजी से वहां से निकल गया। उसे जाते हुए देखकर इशिका ने चैन की सांस की, लेकिन तभी उसने आरव की कर्कश आवाज सुनाई दी, तुम आखिर हमेशा वो काम क्यों करती हो जो मुझे पसंद नहीं? इशिका ने उसकी तरफ देखा। वो समझ नहीं वो किस बारे में बात कर रहा है। इशिका को तभी याद आया कि अभिमन्यु ने अभी थोड़ी देर पहले आरव को उसका भाई कहा था। उसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे। भाई, आखिर अभिमन्यु और आरव में क्या रिश्ता है? इशिका ने मन ही मन सोचा। तभी उसने आरव की तरफ देखा और पूछा, आरव, अभिमन्यु ने ये क्यों कहा कि तुम्हारा भाई है? क्या वो सच में? इशिका इतना ही बोल पाई थी कि आरव ने उसे रोक दिया। तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो आदमी मेरा भाई नहीं है और ना ही मेरा कोई रिश्ता है उसके साथ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस बारे में कुछ भी मुझसे पूछो। मैं अपने मामले खुद निपटा लूंगा और सबसे जरूरी बात, तुम उस आदमी से दूर रहोगी और उसके फादर से भी।
वो एक वार्निंग थी जो उसने साफ साफ इशिका को दी थी। उसके बाद उसने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेडरूम में लेकर गया। उसने उसे धीरे से बेड पर लेटा दिया और कहा, आराम करो और अब किसी के लिए भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़कर आया। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और कहा, ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। इशिका ने कुछ नहीं कहा। आरव वो कार्ड टेबल और रखकर वहां से चला गया। बाहर जाने से पहले उसने अभिमन्यु का दिया हुआ कार्ड डस्टबिन में डाल दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर इशिका जल्दी से खड़ी हुई और उसने बाहर आकर देखा, आरव चला गया था। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की से पर्दे हटाकर आरव को कार में बैठकर वहां से जाते हुए देखा। उसने फिर मन ही मन सोचा, आखिर अभिमन्यु और आरव का क्या रिश्ता है। इशिका ने फिर जल्दी से अपना फोन निकाला और उस पर सर्च किया, लेकिन उसे सिंघानिया परिवार और ठाकुर परिवार में कोई लिंक ही नजर नहीं आया। यहां तक कि उनका प्रोफेशनल भी कोई रिश्ता नहीं था सिवाय बिजनेस राइवल्स के। इशिका ने गहरी सांस भरी और वो अपने बेड पर गई। वो आज सच में बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उधर अभिमन्यु जैसे ही घर पहुंचा वो बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। पता नहीं उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। उसने मन ही मन कहा, कहीं तुझे सच में उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। उसने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है जिसे वो ढूंढ रहा है। अगले दिन इशिका की नींद कार के हॉर्न से खुली। कोई उसके घर के नीचे तेज तेज हॉर्न बजा रहा था। इशिका कल रात बहुत देर से सोई थी। उसके घर पर जो कल रात तमाशे हुए थे उनके बारे में सोच सोचकर वो परेशान हो गई थी। उसने फैसला लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। जब उसने सुबह इतनी तेज आवाजें सुनी तो अपने कानों पर हाथ रखे और कहा, इतनी तेज हॉर्न कौन बजा रहा है। वो उठी और उसने फिर खिड़की खोलकर नीचे देखा। उसकी ही बिल्डिंग के बाहर एक लग्जरी कार खड़ी हुई थी जिसमें बैठा हुआ आदमी तेज तेज हॉर्न बजा रहा था। गाड़ी का शीशा लगा होने की वजह से वो उस आदमी को नहीं देख पा रही थी। इशिका ने गहरी सांस ली और वो जल्दी से नीचे उतरी। उसने जाकर उस गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी, तभी शीशा नीचे हुआ। उसने जब अभिमन्यु को उस कार में बैठे हुए देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। आसपास के सब लोग बाहर आ चुके थे। इशिका ने चारों ओर देखा। अभिमन्यु को देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उससे शिकायत की, आप यहाँ सुबह सुबह क्यों हैं और इतनी जोर जोर से हॉर्न क्यों बजा रहे हैं। अब तक विराट भी बाहर आ चुका था। उसने जब इशिका को कार के अंदर बैठे इंसान से बातें करते हुए देखा तो उसका पहला शक आरव पर गया। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी अब यहां भी आ गया। इशिका को गुस्से में देखकर अभिमन्यु बोला, मैं तुम्हें देखने के लिए यहां आया हूं। मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, मुझे लगा कि तुम मुझे कॉल करोगी, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं गई, जिसकी वजह से मुझे यहां आना पड़ा। इशिका का मन कर रहा था कि वो इस इंसान को गला दबा दे। उसकी आंखें तब और ज्यादा खतरनाक हो गई जब एक पड़ोस वाली आंटी जो कि एक स्कूल में टीचर थी, उन्होंने कहा, इशिका बेटा, अपने मेहमान की अंदर लेकर जाओ। इशिका ने जबरदस्ती की मुस्कान दी और कहा, जी आंटी। वे सब लोग वास्तव में कार में बैठे इंसान का चेहरा देखने के लिए उत्सुक थे। इशिका को यहाँ आए हुए कुछ समय ही हुआ था और यहाँ उससे मिलने इतने अमीर लड़के भी आने लगे। उन्होंने आरव को भी यहाँ आते हुए देखा था, इसलिए वो जानना चाहते थे कि वो वही लड़का है। उन दोनों की शक्ल एक सी मिलती थी, इसलिए जिन्हें भी अभिमन्यु की थोड़ी शक्ल दिखाई दे रही थी उन्हें यही लग रहा था कि ये वही लड़का है। इशिका ने वापस से अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अभिमन्यु उसे परेशान देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रहा था, तभी वहां एक हैंडसम लड़का आ गया। उसने कहा, इशिका, सब कुछ ठीक है। अभिमन्यु ने जब कार में बैठे हुए इंसान को देखा तो वो हैरान रह गया। अभिमन्यु सिंघानिया, उसने कहा, आप यहाँ। विराट ने फिर इशिका की तरफ देखा। इशिका का चेहरा पीला पड़ गया। पता नहीं विराट उसे कैसी लड़की समझ रहा होगा। इशिका ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये कुछ जरूरी काम से आए हैं, इन्हें अपने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सिग्नेचर चाहिए। विराट ने अभिमन्यु की तरफ एक नजर देखा और फिर इशिका की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं भी तैयार होने जाता हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, मैं भी तैयार होने जाती हूं। उसके बाद उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, ठीक है अभिमन्यु जी, मैं आपका काम कर दूंगी, बाय, बाद में मिलती है। ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गई। अभिमन्यु ने उस चालाक लोमड़ी को जाते हुए देखा और अपनी कार स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ जब इशिका तैयार हुई तो विराट ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। जब वो दोनों ऑफिस के बाहर पहुंचे तो एक पुलिस कांस्टेबल उनके पास भागकर आया। विराट सर, वो आपके पापा आए हैं, मेरा मतलब है आईजी सर आए हैं। विराट की भौहें मुड़ गई। उसने कहा, आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
इशिका ने आंखें फाड़े विराट को देखा और कहा, आईजी सर आपके फादर है। विराट ने इशिका की बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गया। रास्ते में जाते हुए उसे सब पुलिस वाले सैल्यूट कर रहे थे। इस वक्त वो किसी शहंशाह से कम नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ऑफिस में जाकर अपने पिता को देखा तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। वह इस बात से बेहद नाराज थे कि उसके फादर यहाँ आए हैं। विराट को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने फादर से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इशिका ने अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो धीरे से बोली, विराट तो बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, फिर वो सरकारी घर में रहने क्यों आ गया? उसने धीरे से अपने हाथ हवा में उठाए और अपने ऑफिस में आ गई। उधर जैसे ही विराट के फादर ने उसे देखा वो खड़े हो गए। आ गए तुम? विराट बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आईजी हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर छानबीन कर सकता हूँ? विराट ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ठीक है, अगर आपने अब ठीक से देख लिया है तो जाइए यहाँ से। विराट जो कि अपने पिता के सामने खड़ा था उसने भौहें चढ़ा ली जब उसके पिता ने कहा कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं। क्या वो नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों है? उसके फादर ने आसपास खड़े हुए पुलिस वालों को देखा तो सब के सब बाहर चले गए। इस बार वो पहले से ज्यादा कठोर हो गए। तुमने घर क्यों छोड़ा? वो घर मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए बनाया था। क्या तुम अब ये जताना चाहते हो कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? वो घर करोड़ों का है, समझे तुम? विराट की आंखें घूम गई। एकाएक ही उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, मैं लास्ट संडे घर आया था। मोम घर पर नहीं थी। मैंने सोचा आप अकेले होंगे लेकिन आप तो। विराट के फादर का चेहरा पीला पड़ गया। लास्ट संडे? उन्होंने अनजाने में अपना थूक निगला और कहा, वो बेटा। वो इतना ही बोल पाए थे कि विराट बोला, आपको शर्म नहीं आई मेरी भोली माँ को धोखा देते हुए? वो बीमार रहती है, उनकी इस हालत को देखते हुए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी माँ को उस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता। विराट के फादर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन विराट के शब्दों को सुनकर तो उनके दिल में थोड़ी नाराजगी पैदा हो गई। उन्होंने इतने गुस्से में विराट को पहली बार देखा था। विराट हमेशा से शांत किस्म का इंसान रहा है, उसे उन्होंने ऐसे देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य की रेखा चमक उठी। वो उनका अनमोल बेटा था। उन्होंने उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। वो अपने क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित आदमी है, अगर ये बात बाहर पता लगी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वो उसे समझाना चाहते थे लेकिन विराट इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन्होंने सोचा कि वो बाद में उसे समझाएंगे क्योंकि अगर वो इस वक्त कुछ कहेंगे तो वो और गुस्सा हो जाएगा। उन्होंने जाते हुए बस इतना कहा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा हम उस वक्त बात करेंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही विराट ने सारा सामान जो टेबल पर पड़ा हुआ था वो नीचे फेंक दिया और वो इतनी तेज चिल्लाया कि बाहर तक के लोग कांप गए। इशिका के हाथ से पेन भी नीचे गिर गया। उसने पेन उठाया और कहा, क्या ये विराट था? वो जल्दी से देखने के लिए बाहर आ गई। जब वो विराट के केबिन में गई तो उसने खिड़की के सहारे विराट को खड़े हुए देखा। विराट, क्या आप ठीक है? इशिका की आवाज सुनकर विराट ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे आवाज सुनाई दी इसलिए मैं देखने आ गई। आप सच में ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ अब, मुझे काम है। इशिका ने ज्यादा बात नहीं की और वो बाहर आ गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है विराट और उसके फादर के बीच कुछ ठीक नहीं है। शाम के वक्त इशिका के पास एक कार्ड आया। ये एक पार्टी का कार्ड था। उसके पास अक्सर ऐसे कार्ड्स आते रहते थे। वो एक ऐसी पोस्ट पर थी जहां अक्सर उसे बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के पार्टी के कार्ड आते ही रहते थे। उसने जब उस कार्ड को देखा तो वो हैरान रह गई। ये कार्ड किसी और का नहीं बल्कि आरव की पार्टी का था। इशिका ने गहरी सांस ली और उस नाम को बार बार पढ़ा, आरव ठाकुर। ये आरव ने तो नहीं भेजा, तो फिर किसने भेजा? वो सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। उसे कोई अननोन नंबर से फोन कर रहा था। इशिका ने फोन उठाया। हेलो। हेलो भाभी, मेरा मतलब है इशिका जी, मैं ठाकुर एंटरप्राइजेस से रोनित ठाकुर बोल रहा हूँ। आपको पार्टी का कार्ड तो मिल ही गया होगा। ओह, ये आपने दिया है? इशिका के मुंह से एकाएक ही निकला। इशिका जी, क्या आप चाहती थी कि ये मेरा भाई आपको ये कार्ड दे? दरअसल बात है ये कि मेरा भाई बहुत बिजी रहता है और ये छोटे मोटे काम मुझे दिए जाते हैं और अगर मैं आपको बुलाना भूल जाता तो पार्टी में कमी रह जाती। इशिका ने अपने होंठ भींच लिए। ये सचमुच आरव नहीं था। रोनित ने आगे कहा, आपको मैंने विशेष रूप से पार्टी में आमंत्रित किया है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अगर आप मेरी पार्टी में नहीं आए तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। इशिका को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। फोन काटने के बाद जब वो अपने घर वापस पहुंची तो उसने वहां प्रीति को देखा। प्रीति टीवी के आगे बैठकर मैगी खा रही और साथ में उसने कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी। इशिका को वैसे ही भूख लगी थी।
उसने जाकर उसकी मैगी छीन ली और कहा, थैंक्स। प्रीति ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अंदर बनाई है। इशिका बोली, अगर अंदर जाकर लेती तो मर जाती, इतनी भूख लगी है। तभी प्रीति की नजर उसके बैग की खुली हुई चेन पर गई। उसने उस कार्ड को बाहर निकाला जो उसे रोनित ने भेजा था। प्रीति ने जब उस कार्ड को पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह माय गॉड, पार्टी होने वाली है, वो भी ठाकुर एंटरप्राइज की तरफ से, तब तो इस पार्टी में मुझे भी बुलाएंगे। इशिका ने साइड से उस कार्ड को देखा और देखा, ये पार्टी ठाकुर एंटरप्राइजेस की डायमंड जुबली के सेलिब्रेशन में रखी गई है। एम्प्लॉय को तो वो जरूर बुलाएंगे। प्रीति ने खुशी से उस कार्ड को पकड़ा। चलो, इस पार्टी में मुझे जाने का मौका तो मिलेगा कम से कम। अगले दिन जब प्रीति ऑफिस गई तो उसे भी पार्टी में आने का कार्ड मिला। वो इतनी खुश थी कि उसने इशिका के लिए उसकी मनपसंदीदा जलेबी खरीदी। इशिका भी आज जल्दी ऑफिस से आ गई। वो दोनों मिलकर जलेबी खाने लगे और बातें करने लगे। उन दोनों की बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। प्रीति ने बातों बातों में पूछा, तुम परसों कौन सी ड्रेस पहन रही हो? इशिका को अचानक से याद आया कि उसे आरव की पार्टी में बुलाया गया था। उसका 1% भी वहां जाने का मन नहीं था। उसने अपना सर खुजलाते हुए कहा, अभी मेरा कुछ पता नहीं है, शायद ही मैं वहां आऊंगी। प्रीति बोली, इशिका तुम्हें ऐसे इवेंट छोड़ने नहीं चाहिए। तुम्हारी सोशल लाइफ इससे अच्छी होगी और क्या पता तुम्हें वहां तुम्हारा राजकुमार ही मिल जाए। प्रीति उसे छेड़ने लगी। इशिका ने कहा, ठीक है, मैं वहां जाने के लिए विचार करूंगी। लेकिन इशिका ने अंदर ही अंदर सोच लिया था कि वो वहां नहीं जाएगी। प्रीति तब तक खड़ी हो चुकी थी और अपने लिए ड्रेस देख रही थी। उसने कहा, मुझे 2 ड्रेस चाहिए होगी। 2 क्यों? इशिका ने सवाल पूछा। दरअसल कल भी पार्टी है। जो कल वाली पार्टी है वो सिर्फ ऑफिस वालों के लिए है और परसों वाली पार्टी बस आरव ठाकुर के करीबियों के लिए है। परसों वाली पार्टी में मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आरव ठाकुर की पर्सनल सेक्रेटरी हूं। प्रीति के दिमाग में ये नहीं आया कि इशिका को परसों वाली पार्टी में क्यों बुलाया गया था, लेकिन इशिका के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई। उसने सोचा, मुझे क्यों परसों बुलाया गया है, वो मुझे कल भी तो बुला सकते थे। इशिका ने फिर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वैसे भी उसे पार्टी में नहीं जाना था। आरव के सामने जाना फिर से खतरनाक हो सकता है। इशिका को अब अपनी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना था। वो आरव से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। अगले दिन इशिका जब ऑफिस गई तो उसे उसके सीनियर ने बताया कि उसे मंत्री जी से अपनी ट्रांसफर के लिए बात करनी चाहिए। इशिका तो मंत्री जी को जानती तक नहीं थी, वो कैसे मंत्री जी से बात कर सकती थी। इशिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इतने बड़े मंत्री जी से कैसे बात कर सकती है, लेकिन अगर उसे इतनी जल्दी ट्रांसफर चाहिए तो उसकी मदद सिर्फ मंत्री जी कर सकते हैं। शाम को जब वो ऑफिस से आए तो उसका उदास चेहरा देखकर प्रीति ने उससे पूछा तो इशिका ने उसे सारी बात बता दी। पहले तो प्रीति को हैरानी हुई कि इशिका ट्रांसफर लेना चाहती है, लेकिन उसे लगा शायद वो अपने माता पिता के पास रहना चाहती है। प्रीति कुछ याद करने की कोशिश करने लगी तो इशिका ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्या याद करने की कोशिश कर रही हो? प्रीति बोली, कहीं उस मंत्री का नाम अशोक ठाकुर तो नहीं? इशिका ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ वही है। प्रीति बोली, अरे वो तो कल वाली पार्टी की लिस्ट में शामिल थे, शायद वो आरव ठाकुर के रिश्तेदार है क्या? इशिका ने कहा। प्रीति बोली, हाँ, तभी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें पार्टी में जरूर आना चाहिए। इशिका ने मन ही मन कहा, अब तो पार्टी में जाना ही पड़ेगा। मौका मिलते हैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन अगर आरव को पता चल गया पर मुझे किसी भी कीमत पर बात करनी है, आरव से बचकर बात करनी होगी। इशिका ने गहरी सांस ली और तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी फाइल पर चली गई। ओह शीट, उसे तो ये फाइल विराट को देनी थी। उसने जल्दी से फाइल उठाई और प्रीति को बोलकर विराट को फाइल देने के लिए उसके घर के लिए निकल गई। विराट के घर का दरवाजा खुला था। विराट, इशिका घर के अंदर आ गई। अचानक से इशिका से कोई टकरा गया और उस इंसान के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप इशिका के कपड़ों के ऊपर गिर गया। ओह नो, आपकी ड्रेस खराब हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। विराट भी तब तक वहां आ गया। सूर्य, तुमने ये क्या किया? विराट ने इशिका के कपड़ों को अपने हाथ से साफ करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम्हें ठंडी चाय पीने की आदत नहीं है। क्या होता अगर तुम इशिका के ऊपर गर्म चाय गिरा देते? सूर्य, जो कि इशिका की खूबसूरती देखकर हैरान था, उसने कहा, तो ये है इशिका। विराट ने सूर्य को आंखें दिखाई तो सूर्य का मुंह चुप हो गया। इशिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस ये फाइल देने आई थी। वो विराट से थोड़ा दूर हटी और उसने वो फाइल विराट को दे दी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नहीं रुको, सूर्य ने इशिका से कहा और वो अंदर चला गया। अंदर जाकर वो अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आया। उसने वो बैग इशिका की तरफ बढ़ाया और कहा, ये आपके लिए। मैंने आपकी ड्रेस खराब कर दी है, इसलिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ। इशिका ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सूर्य बोला, ये मेरी एक लिमिटेड एडिशन की ड्रेस है जो मैंने इंटरनेशनल मॉडल अलेक्सा के लिए बनाई थी और इसके मैंने सिर्फ 2 ही मॉडल बनाए हैं।
इंटरनेशनल मॉडल अलेक्सा इशिका ने सूर्य को ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। विराट ने इशिका की उलझन दूर करते हुए कहा, इशिका ये सूर्य अभिमान है और ये देश के नंबर 1 फैशन डिजाइनर है। सूर्य अभिमान इशिका ने इनका नाम सुना था। इशिका ने फिर भी उसे साफ मना कर दिया। नहीं, मैं इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं ले सकती। विराट ने सूर्य के हाथों से बैग अपने हाथ में लिया और इशिका के हाथ में वो बैग पकड़ाते हुए कहा, तुम्हें ले लेनी चाहिए। आखिर उसने तुम्हारे कपड़ों का भी नुकसान किया है। इशिका ने अपने सेल से लिए हुए कपड़ों को देखा और फिर उस लाखों की ड्रेस को। सूर्य ने आज तक इशिका के जैसी लड़की नहीं देखी थी। वो सच में बहुत अलग थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अभी तक उसकी दी हुई ड्रेस कब की ले लेती। लड़कियां उसकी ड्रेस पहनने के लिए पागल थी। वो पहले से लाइंस में खड़ी रहती थी कि कब सूर्य अभिमान ड्रेस बनाएगा और कब वो उस पहनेगी। सूर्य की आंखों में अलग ही चमक थी। जैसे ही विराट ने सूर्य को देखा उसकी आंखें घूम गई। ये आदमी सच में बहुत बेशर्म है, विराट ने मन ही मन सोच और फिर वो अचानक से सूर्य के आगे खड़ा हो गया। उसका चेहरा इशिका की तरफ था। उसने कहा, इशिका अगर तुम ये ड्रेस नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस लेने चलते हैं, लेकिन तुम मना नहीं करोगी। एक गलती की वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हुई है और ये सब मेरी गलती है जो मैं हर किसी को अपने घर में रख लेता हूँ। ये कहकर उसने टेढ़ी नजरों से सूर्य को देखा। सूर्य उसे पहले ही अजीब नजरों से देख रहा था जब से वो उसके आगे खड़ा हुआ था। वो उसके साइड में आकर खड़ा हो गया। इशिका ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, आप दोनों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक दाग है, धोने से ये दाग मिट जाएगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन वो दोनों एकदम से उसके आगे आ गए। सूर्य बोला, इशिका जी आप प्लीज ड्रेस ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये ड्रेस स्पेशल मैंने आपके लिए ही बनाई है। अगर आप इसे लेने से मना कर देंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी आर्ट की कोई कदर ही नहीं है। शायद जो मैंने आज तक हासिल किया वो किसी काम का नहीं। विराट उसे इमोशनल स्पीच देते हुए देख रहा था। उसने उस ड्रेस की तरफ देखा और फिर सोचा, ये सूर्य अभिमान की बनाई हुई ड्रेस थी। अगर इशिका के पास ये ड्रेस होगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ड्रेस उन्हें किसी भी स्टोर पर नहीं मिलने वाली थी। विराट ने उस ड्रेस को इशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इशिका तुम्हें ड्रेस ले लेनी चाहिए। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचा, ठीक है मैं ये ड्रेस लूंगी, लेकिन मैं इसके पैसे दूंगी। सूर्य झट से बोला, ठीक है, तुम मुझे पे कर देना। इशिका ने ड्रेस की कीमत पूछी तो सूर्य ने उसे ड्रेस की आधी कीमत बताई, लेकिन इशिका को वो भी ज्यादा लगी। लेकिन उसने फिर सोचा कि ये एक डिजाइनर ड्रेस है तो यह महंगी तो होगी ही। उसने ड्रेस की ऑनलाइन पेमेंट की और जल्दी से ड्रेस लेकर अपने घर आ गई। उसने वो ड्रेस अलमारी में रखी और राहत की सांस ली। अगर वो थोड़ी देर भी वहां रुकती तो वो दोनों उसे पागल कर देते। उसने प्रीति की तरफ देखा जो अभी तक सो चुकी थी। वो भी जल्दी से बेड पर आ गई, आज वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पार्टी वाली रात इशिका आज जल्दी घर आ गई। उसे पार्टी के लिए निकलना था। उसने मंत्री जी से मिलने के लिए एक बड़ी सी स्पीच तैयार कर ली थी। वो जल्दबाजी में भूल ही गई कि उसे ड्रेस भी लेनी थी। उसने अपनी अलमारी में देखा तो वहां पर सब फॉर्मल कपड़े रखे हुए थे। इशिका ने अपना सर पकड़ लिया, तभी उसे वो ब्रांडेड बैग दिखा जो सूर्य ने उसे दिया था। उसने उस ड्रेस को खोलकर देखा तो वो ड्रेस ऐसे चमकने लगी जैसे अंधेरे में किसी ने चांदनी बिखेर दी हो। इशिका ने मिरर के सामने खड़े होकर उस ड्रेस को अपने साथ मिलाया और धीरे से कहा, ये ठीक है, मुझे यही पहनानी चाहिए, लेकिन क्या ये मुझे फिट होगी। उसने जब ड्रेस पहनी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो इशिका है। उसकी कमर बहुत छोटी थी और उसके सुंदर सीधे कंधे और तितली की हड्डियां थीं। उसकी स्किन बहुत गोरी थी और काले गाउन के साथ वो और भी अधिक गोरी लग रही थी। लगभग वह एक परी की तरह दिख रही थी। इशिका ने जल्दी से बाल बनाए और प्रीति को कॉल किया। प्रीति पहले ही काम के कारण निकल चुकी थी। उसे तो बेचारी को तैयार होने का वक्त भी नहीं मिला। आरव के साथ काम करना सच में उसके लिए मुश्किल हो रहा था। प्रीति को जब इशिका का कॉल आया वो ऑफिस में आरव के साथ ही थी। वो आरव को कुछ डिटेल्स दे रही थी। फोन बजने से उसे पता लग गया कि ये फोन इशिका का ही होगा। फोन उठाने से पहले उसने आरव को देखा। आरव से उसे फोन उठाने के लिए इशारा किया तो कुछ दूर आकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो इशिका, क्या बात है, क्या तुम पार्टी में आने के लिए तैयार हो? इशिका ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं। क्या तुम वापस नहीं आओगी? प्रीति बोली, नहीं यार, मुझे सर के साथ यहीं से पार्टी में जाना होगा। वो तो आज भी इतना काम कर रहे हैं, लग ही नहीं रही है कि उनके घर में पार्टी है। आरव का नाम सुनते ही इशिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है। इतने में प्रीति बोली, ठीक है, तुम मंत्री जी से ठीक से अपने ट्रांसफर की बात करना। ओके। इशिका ने कॉल एंड की। आरव ने जैसे ही प्रीति की ट्रांसफर वाली बात सुनी उसके दिमाग में इशिका का चेहरा आ गया। पार्टी मंत्री ट्रांसफर। इशिका ने सोचा कि उसे जल्दी से पार्टी के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आरव वहां नहीं है तो उसका मंत्री जी से बात करना आसान हो जाएगा।
वो चुपके से जाकर बिना किसी की नजरों में आए मंत्री जी से बात कर लेगी। लेकिन जैसे ही इशिका वहां पहुंची उसके साथ बहुत अजीब इंसिडेंट हो गया। जैसे ही वो पार्टी में पहुंची सबका ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। इशिका की सुंदरता ने सबको अवाक कर दिया। इशिका ने लिमिटेड एडिशन का काला गाउन पहना हुआ था। वो साफ तौर रूप से उस पर चमक रहा था। इशिका को नहीं लगा था जब वह ये गाउन पहनकर पार्टी में आएगी तब तक वह अपनी खूबसूरती से सभी को मदहोश कर देंगी। उसकी सुंदर लोमड़ी जैसी आंखें ठंडक से भर गईं। उसने असंतोष से अपने होंठ भींच लिए। उसका इवनिंग गाउन बहुत खूबसूरत था। रोनित ने जब इशिका को देखा तो पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। उसे ऐसा क्यों लगा कि यह लड़की कोई अप्सरा है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि वो इशिका है उसने अपने चेहरे को थपथपाया और कहा, रोनित, वो तेरी भाभी है, तू उनकी खूबसूरती में खो कैसे गया? वो धीरे से इशिका के पास गया और बोला, भाभी जी, आप पधार गई। भाभी शब्द सुनकर इशिका की भौहें मुड़ गई। वो बोली, भाभी। रोनित बोला, ओहो, आप भाभी नहीं तो क्या है? आपके और मेरे भाई के बीच कोई आम रिश्ता तो नहीं? इशिका ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली। उसने बोलने से पहले आसपास देखा। उसे इस वक्त रोनित के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। उसका एकमात्र लक्ष्य इस वक्त मंत्री जी है। पार्टी में सब लड़कियां उसके गाउन पर चमकते डिजाइन के ऊपर फिदा हो चुकी थी जो इंद्रधनुष के सभी रंगों को दिखा रहा था। इस गाउन ने वहां मौजूद सभी लड़कियों का दिल चुरा लिया था। उन्होंने गाउन को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा और इशिका को भी। इशिका का फिगर वहां मौजूद सब लड़कियों के बीच बेजोड़ माना जा रहा था। वो लंबी थी और उसकी कमर पतली थी। वो हर रूप से सुंदर और शब्दों से परे आकर्षक थी। एक लड़की जो कोने में खड़ी थी उसके दिल में अशुभ भावना तेज हो गई। अपने गाउन पर उसकी पकड़ अनायास ही मजबूत हो गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीति थी जो अपने पापा के साथ ये पार्टी अटेंड करने आई थी और जब से उसने इशिका को वहां देखा था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रोनित ने इशिका की तारीफ करते हुए कहा, भाभी, आप इस गाउन में सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। धन्यवाद, इशिका ने भीड़ के बीच अपनी नजरें दौड़ाते हुए जवाब दिया। रोनित का चेहरा चमक उठा जब इशिका ने इस बार उसका विरोध नहीं किया उसके भाभी बोलने पर। उसका भाई जरूर ही आज इशिका को यहाँ देखकर खुश होगा। उसने अपने भाई की परमिशन के बिना इशिका को यहाँ बुलाया था। वो अपने भाई को सरप्राइज देना चाहता था। रोनित ने दरवाजे की तरफ देखा और इशिका से कहा, भाई को भीड़ में ढूंढना बंद करो और दरवाजे की तरफ देखो, वो वहां से आएंगे। इशिका ने लाचारी से उसकी तरफ देखा। ये छोटा बच्चा कुछ नहीं समझता। इशिका को रोनित के साथ बात करते हुए देखकर उधर नीति ने अपनी मुठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी हाथों में गड़ गए। उसने धीरे से कहा, बहुत घमंड हो गया है इस 2 कौड़ी की लड़की को। इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। इशिका बिना पलक झपकाए इधर उधर देख रही थी तभी अचानक से शोर बढ़ गया और एक आधी उम्र का व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। उसे देखकर इशिका के होंठ एक अजीब सी आधी मुस्कान में बदल गए। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। सब लोग मंत्री जी से बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। सब उनसे जान पहचान लगाना चाहते थे। इशिका का चेहरा बन गया। वो कैसे इस भीड़ के बीच मंत्री जी से बात करेगी? उसने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब कैसे मैं अपने ट्रांसफर की बात मंत्री जी से करूं? उसने बस इतना ही कहा था कि अचानक उसके बगल से व्यंग्य से भरी एक चुनपकीय पुरुष आवाज आई, बात करनी है मंत्री जी से। इशिका ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ। इशिका ने पहले उस आदमी की आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने साइड में खड़े हुए आरव को देखा वो अपनी जगह जम गई। इस समय वो उसके साइड में आलस से खड़ा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। आंखें एक ऐसे भाव से भरी थीं भी पढ़ नहीं सका। जाएगी। उस पल ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। वो अपने कानों में घंटियों के अलावा कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। सब अपने में व्यस्त थे इस वक्त। इशिका को समझ नहीं आया कि आरव वहां कब आया। उसे उम्मीद नहीं थी आरव उसकी बात सुन लेगा। आरव का हाथ उसकी जेब में था। उसने एक ऐसी ठंडी आभा प्रकट की हुई थी जिसने इशिका को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो चीज तुम कर नहीं सकती उस पर समय बर्बाद करने से क्या होगा? आरव ने जवाब दिया। उसके शब्दों में अभी भी व्यंग्य टपक रहा था। जब इशिका ने आरव को ठंडे भाव के साथ देखा तो वो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। इशिका डर गई थी लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसके होंठ थोड़े खुल गए नहीं। अब वो गई। इशिका उसकी तरफ घूमी। वो उसे आज अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन अचानक से इशिका को एहसास हुआ कि आरव जैसे जैसे उसे ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा उसकी सांसें तेज हो गईं। जब उसने आरव की नजरों का पीछा करते हुए उसने नीचे देखा और उसके गाउन के नीचे से उसके गोरे और पतले पैर बाहर झांक रहे थे। गाउन उसके टखनों तक पहुंच गया था लेकिन उसके घुटनों से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर एक चीरा थी। ऐसा डिजाइन काफी अच्छा था लेकिन उसकी एक टांग उसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसकी त्वचा मुलायम और साफ थी।
किसी कारण से जब आरव ने उसे इस तरह देखा तो इशिका को ऐसा लग रहा था जैसे इशिका ने आरव के दिमाग को पहले ही पढ़ लिया था। वो थोड़ा नीचे झुक गया और अपने आप को इशिका के करीब ले गया। उसने फिर पूछा, तो तुम्हें यहां से जाना है? फिर से एक बार। आरव को ऐसा लगा मानो जैसे उसके सीने में किसी ने छेद कर दिए हो। ये लड़की फिर से उससे दूर जाने का प्लान कर रही थी। इशिका आरव के शब्दों से थोड़ा डर गई। वो एक कदम पीछे हटी और आरव की ओर देखते हुए बोली, ये मेरा फैसला है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आरव थोड़ा स्तब्ध था, उसकी आंखों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसे सच में इस लड़की को मार देना चाहिए। अचानक से पार्टी में शोर और ज्यादा बढ़ गया। इस वक्त सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 साल होगी वो अंदर आया, तीखी नजरें और चेहरे पर जोश। उसे देखकर सबने उन्हें ग्रेट किया। वो आदमी स्टेज पर आया और उसने इधर उधर देखा। जब उसे आरव दिख गया तब जाकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और एक शांति से भरे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ गए। लेकिन इसके विपरीत आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, उसके चेहरे पर ठंडक आ गई। स्टेज पर खड़े आदमी के आगे माइक लाया गया और उसने बोलना शुरू किया, कंपनी आज अपने एक नए मुकाम पर है। मेरे बेटे ने इसे यहां तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उसे सारा क्रेडिट देना चाहता हूं। बेटा आरव, स्टेज पर आओ। उस आदमी की बात सुनकर आरव के कदम स्टेज की तरफ बढ़ गए। काले रंग के लिमिटेड सूट में आरव की पर्सनैलिटी निखर कर आ रही थी। वो इस बजट घातक नजर आ रहा था, जैसे किसी भी समय किसी की भी जान ले सकता हो। वो इतना सुंदर था कि खुद अप्सराएं भी उससे जलने लगे। वो ऐसे चल रहा था जैसे शहर का सम्राट है। कोई भी आरव के 5 फीट के दायरे में आने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। इशिका ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि वो आखिरकार आरव से बच गई। उसने मन ही मन सोचा, मंत्री जी गए तेल लेने। इशिका, अगर तुम्हें बचना है तो जल्दी से यहां से निकल। इसके साथ ही इशिका वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, तभी अचानक से उसके पास से कोई गुजरा और उसे देखकर रुक गया। सूर्य अभिमान, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मिस इशिका, मैं थोड़ा हैरान हूँ कि आप यहाँ हैं। वैसे आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और वो भी मेरी बनाई ड्रेस में। ऐसा लगता है ये ड्रेस सिर्फ आपके लिए बनी है। सूर्य की आवाज में फ्लर्ट साफ नजर आ रहा था। इशिका मन ही मन खुद को कोसने लगी कि कौन सी घड़ी में उसने सूर्य की ड्रेस पहनने का फैसला लिया था। उधर आरव की नजर थोड़ी ही देर के लिए इशिका से हटी थी और जब उसकी नजर दोबारा से उस पर गई तो ऐसा लगा मानो उसकी आंखें जल रही थीं। वो हमेशा एक नए आदमी को क्यों अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। इशिका बेशक आरव को नहीं देख रही थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ही देख रहा था। इशिका की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसने आरव की ओर देखने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। ऐसा महसूस हुआ मानो आरव की निगाहें उसे वार्निंग दे रही थी। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि अगले पल जब आरव ने कुछ बोलने के लिए माइक लिया तो इशिका का चेहरा नॉर्मल हो गया। अपनी स्पीच देने के बाद आरव ने फिर से इशिका को देखा। इशिका उसे ही देख रही थी और यहां तक कि उसने उसके लिए तालियां भी बजाई थी। उसका दिल हल्का हो गया और उसे थोड़ा खुशी महसूस हुई। लेकिन जब उसने सूर्य को उसके पास खड़े हुए देखा तो उसका चेहरा वापस से डेविल वाला बन गया। वो चलकर स्टेज से नीचे आ गया। इशिका को पता था कि वो उसकी तरफ ही आ रहा है। इशिका ने जल्दी से सूर्य की तरफ देखा और कहा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। वो जल्दी से वहां से निकल गई। जैसे ही वो होटल की बालकनी में पहुंची, एक लंबे हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो आरव की बाहों में थी। इशिका ने बार बार अपनी पलकें झपकाई और अपने आप को आरव की बाहों में देखा। उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, सब पार्टी में बिजी थे। आरव, ये तुम क्या कर रहे हो? इशिका ने हकलाते हुए कहा। आरव ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी और उसकी कमर अब दर्द करने लगी थी। आह, इशिका ने जैसे ही दर्द भरी आवाज में कहा। आरव ने उसे छोड़ दिया। आरव ने जब इशिका के पीछे हटते हुए देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें अचंभे से सिकुड़ गईं और उसने अपने होंठ गुस्से से भींच लिए। उसकी पुतली स्याही की तरह काली चमकदार तारों की रोशनी से चमक रही थी। इशिका की सांसें तेज हो गईं। आरव, तुम मुझ पर अपना रौब नहीं झाड़ सकते। इशिका की नाजुक आवाज आई। आरव जितना ज्यादा उसकी ट्रांसफर के बारे में सोचता वो उतनी ही गुस्सा होता जाता। रौब, मैं कहाँ तुम पर रौब दिखा पाता हूं? तुमने आज तक इतना मौका ही नहीं दिया। ये कहकर आरव ने उसे दीवार की तरफ किया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके होंठ अपने होठों से मिला लिया। इशिका के मुलायम होंठ जब आरव के रफ होठों से मिले तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरव इस बार सच में बहुत कठोर था। उसका एक हाथ दीवार पर था और दूसरा हाथ इशिका की कमर पर। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें देख लेगा, उसे बस इशिका चाहिए थी। पहले तो वो गुस्सा था, लेकिन जैसे ही वो किस करने लगा उसका गुस्सा कम होता गया। जैसे जैसे उसके होंठ इशिका के होठों पर घूमते गए उसका चेहरा भी नॉर्मल हो गया। वो इस लड़की को कहीं नहीं जाने देगा। इशिका को रिस्पॉन्स देने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। उसकी सांसें थम गई और उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो।
वो सच में इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी जो आरव के पास आने पर वो उसे दूर कर ही नहीं पाती थी। उसका दिल बाहर निकलने को हो गया। उधर नीति ने आरव और इशिका को बाहर आते हुए देख लिया था। उसे लगा था कि इशिका जरूर ही आरव को फिर से फुसलाने की कोशिश कर रही है। उसने मन ही मन कहा, इशिका तुम नहीं सुधरोगी। तुम आरव को वापस से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। सब जगह आरव और इशिका को ढूंढने के बाद जब उसे अंत में आरव और इशिका दिखे तो वो जिस हालत में थे उसे देखकर नीति ने अपनी हथेली को कसकर पकड़ लिया। इतना कि उसके हाथों से खून निकलने वाला हो गया क्योंकि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे थे। उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने झट अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। आरव उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इशिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसके बाल सब का अस्तव्यस्त हो चुके थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और जैसे ही वो भी आरव को किस करने लगी आरव रुक गया। इशिका ने इसी बात का फायदा उठाया और वो 2 कदम पीछे हट गई। आरव उसकी चाल समझ गया और उसने उस पर एक नजर डाली। तुरंत समझते हुए वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा तो इशिका फिर से पीछे हो गई। अचानक से इशिका की पहनी हुई हिल मुड़ गई। जैसे ही वो चिल्लाई वैसे ही आरव ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? इशिका ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। आरव अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने इशिका की सैंडल को खोल दिया। वो बोला, जब तुम्हें पहनना नहीं आता ठीक से तो तुम पहनती क्यों हो? इशिका ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे दोष देना बंद करो। मैं फ्लैट पहनकर तो पार्टी में नहीं आ सकती थी। तुम कुछ भी पहनो मुझे अच्छी ही लगती हो। लेकिन ये कहते हुए आरव ने उसकी ड्रेस के बड़े से कट की तरफ देखा। उसकी आंखें छोटी हो गई। इशिका ने एकदम से अपनी खुली टांग को कवर किया और कहा, अब तुम खड़े हो जाओ। आरव खड़ा हो गया। उसने दोबारा से उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाई और उसके खुले हुए शोल्डर को देखा जो ठंड की वजह से कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला और इशिका को पहना दिया। इशिका उसका कोट नहीं लेना चाहती थी। जब उसने उसका कोट उतारने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए तो आरव की गहरी नजरों को देखकर उसने जल्दी से अपने हाथ नीचे कर लिए। ये आदमी हमेशा ही उसके ऊपर इतना हुक्म क्यों चलाता है? इशिका के सब्र के बांध टूट गया और उसका दिमाग खराब हो गया। आरव, तुम इस तरह से मुझे डोमिनेट नहीं कर सकते। मैंने कभी तुम्हें इस तरह से परेशान किया है? आखिर तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? आरव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे वहां से ले जाने लगा तो इशिका बोली, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आरव ने बिना पीछे मुड़े कहा, बहुत रात हो गई है। अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम वैसे भी यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो। इशिका का दिल पिघल गया। वो सब कुछ जानता था। उसे कब क्या महसूस होता है उसे एक एक चीज पता थी, लेकिन वो जिस चीज के लिए यहाँ आई थी वो तो हुई ही नहीं। ना उसका काम हुआ और ना ही उसे मंत्री जी से बात करने का मौका मिला। नीति ने जब उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपना चेहरा अपने बालों से ढक लिया। उसे वहां से भागने का टाइम ही नहीं मिला। उसने जल्दी से अपने फोन को अपने पीछे छुपा लिया। अगर गलती से आरव ने उसका फोन देख लिया तो वो यहीं उसकी समाधि बना देगा। जब आरव इशिका को लेकर बाहर आ गया, उसने कार का दरवाजा खोला और अपना फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल की। उसने फिर इशिका को इशारा किया, बैठो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन उसने देखा कि इशिका ने उसकी बात सुनी ही नहीं क्योंकि वो बिना पलके झपकाए कहीं और देख रही थी। आरव ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसने अविश्वास से सामने के दृश्य को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इशिका दो लोगों को किस करते हुए देखेगी, लेकिन उनका किस करने का तरीका बहुत अजीब था। आरव का मुंह बन गया। उसने आगे बढ़कर तेजी से इशिका की आंखों पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। तुम अभी बच्ची हो। इशिका का मुंह खुला का खुला रह गया। आरव इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि उन गंदी चीजों से उसकी आंखों पर दाग लगे, लेकिन इशिका उसे मन ही मन 1000 बार गाली दे चुकी थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने आरव का हाथ अपनी आंखों से हटाया और कहा, आरव, और जो तुमने मेरे साथ कुछ देर पहले किया क्या तुम उसे एक्सप्लेन करोगे? आरव ने कहा, वो हम दोनों के बीच की बात है और तुम ऐसी बेकार चीजें कैसे देख सकती हो? इशिका बोली, आरव, मुझे कोई शौक नहीं है उन्हें ऐसे देखने का। मैं तो बस उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या वो लड़की बड़ी हस्ती सुही बासु है? वो फिर से उस तरफ देखने लगी तो आरव उसके सामने आ गया और उसने उसे कार के अंदर धकेलते हुए कहा, अंदर बैठो। तब तक उसका ड्राइवर भी आ गया। इशिका को रिस्पॉन्स देने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। उसकी सांसें थम गई और उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो सच में इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी जो आरव के पास आने पर वो उसे दूर कर ही नहीं पाती थी। उसका दिल बाहर निकलने को हो गया। उधर नीति ने आरव और इशिका को बाहर आते हुए देख लिया था। उसे लगा था कि इशिका जरूर ही आरव को फिर से फुसलाने की कोशिश कर रही है। उसने मन ही मन कहा, इशिका तुम नहीं सुधरोगी। तुम आरव को वापस से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम सच में बहुत बेशर्म हो।
सब जगह आरव और इशिका को ढूंढने के बाद जब उसे अंत में आरव और इशिका दिखे तो वो जिस हालत में थे उसे देखकर नीति ने अपनी हथेली को कसकर पकड़ लिया, इतना कि उसके हाथों से खून निकलने वाला हो गया क्योंकि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे थे। उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने झट अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। आरव उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इशिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसके बाल सब का अस्तव्यस्त हो चुके थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और जैसे ही वो भी आरव को किस करने लगी आरव रुक गया। इशिका ने इसी बात का फायदा उठाया और वो 2 कदम पीछे हट गई। आरव उसकी चाल समझ गया और उसने उस पर एक नजर डाली। तुरंत समझते हुए वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा तो इशिका फिर से पीछे हो गई। अचानक से इशिका की पहनी हुई हिल मुड़ गई। जैसे ही वो चिल्लाई वैसे ही आरव ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? इशिका ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। आरव अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने इशिका की सैंडल को खोल दिया। वो बोला, जब तुम्हें पहनना नहीं आता ठीक से तो तुम पहनती क्यों हो? इशिका ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे दोष देना बंद करो। मैं फ्लैट पहनकर तो पार्टी में नहीं आ सकती थी। तुम कुछ भी पहनो मुझे अच्छी ही लगती हो। लेकिन ये कहते हुए आरव ने उसकी ड्रेस के बड़े से कट की तरफ देखा। उसकी आंखें छोटी हो गई। इशिका ने एकदम से अपनी खुली टांग को कवर किया और कहा, अब तुम खड़े हो जाओ। आरव खड़ा हो गया। उसने दोबारा से उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाई और उसके खुले हुए शोल्डर को देखा जो ठंड की वजह से कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला और इशिका को पहना दिया। इशिका उसका कोट नहीं लेना चाहती थी। जब उसने उसका कोट उतारने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए तो आरव की गहरी नजरों को देखकर उसने जल्दी से अपने हाथ नीचे कर लिए। ये आदमी हमेशा ही उसके ऊपर इतना हुक्म क्यों चलाता है? इशिका के सब्र के बांध टूट गया और उसका दिमाग खराब हो गया। आरव, तुम इस तरह से मुझे डोमिनेट नहीं कर सकते। मैंने कभी तुम्हें इस तरह से परेशान किया है? आखिर तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? आरव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे वहां से ले जाने लगा तो इशिका बोली, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आरव ने बिना पीछे मुड़े कहा, बहुत रात हो गई है। अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम वैसे भी यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो। इशिका का दिल पिघल गया। वो सब कुछ जानता था। उसे कब क्या महसूस होता है उसे एक एक चीज पता थी, लेकिन वो जिस चीज के लिए यहाँ आई थी वो तो हुई ही नहीं। ना उसका काम हुआ और ना ही उसे मंत्री जी से बात करने का मौका मिला। नीति ने जब उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपना चेहरा अपने बालों से ढक लिया। उसे वहां से भागने का टाइम ही नहीं मिला। उसने जल्दी से अपने फोन को अपने पीछे छुपा लिया। अगर गलती से आरव ने उसका फोन देख लिया तो वो यहीं उसकी समाधि बना देगा। जब आरव इशिका को लेकर बाहर आ गया, उसने कार का दरवाजा खोला और अपना फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल की। उसने फिर इशिका को इशारा किया, बैठो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन उसने देखा कि इशिका ने उसकी बात सुनी ही नहीं क्योंकि वो बिना पलके झपकाए कहीं और देख रही थी। आरव ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसने अविश्वास से सामने के दृश्य को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इशिका दो दो लोगों को किस करते हुए देखेगी, लेकिन उनका किस करने का तरीका बहुत अजीब था। आरव का मुंह बन गया। उसने आगे बढ़कर तेजी से इशिका की आंखों पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। तुम अभी बच्ची हो। इशिका का मुंह खुला का खुला रह गया। आरव इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि उन गंदी चीजों से उसकी आंखों पर दाग लगे, लेकिन इशिका उसे मन ही मन 1000 बार गाली दे चुकी थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने आरव का हाथ अपनी आंखों से हटाया और कहा, आरव, और जो तुमने मेरे साथ कुछ देर पहले किया क्या तुम उसे एक्सप्लेन करोगे? आरव ने कहा, वो हम दोनों के बीच की बात है और तुम ऐसी बेकार चीजें कैसे देख सकती हो? इशिका बोली, आरव, मुझे कोई शौक नहीं है उन्हें ऐसे देखने का। मैं तो बस उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या वो लड़की बड़ी हस्ती सुही बासु है? वो फिर से उस तरफ देखने लगी तो आरव उसके सामने आ गया और उसने उसे कार के अंदर धकेलते हुए कहा, अंदर बैठो। तब तक उसका ड्राइवर भी आ गया। इशिका को ठीक से कार में बैठाने के बाद उसने सामने देखा जहां वो दोनों लड़का लड़की थे। आरव की नजर ऐसी थी कि अगर किसी को देखकर ही किसी की जान ली जा सकती तो वो उन दोनों की जान लेता। उसकी इशिका को आज उनकी वजह से क्या क्या देखना पड़ा। तभी उसे रोनित की आवाज सुनाई दी, भाई, आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। और इशिका कहाँ है? आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो घर चली गई। इतनी जल्दी? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। आरव ने उसे एक नजर देखा और कहा, तुमने उसे इनविटेशन दिया? रोनित जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। कार में इशिका को प्रीति का ख्याल आया। उसने प्रीति को पूरी पार्टी में कहीं नहीं देखा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और प्रीति का नंबर डायल किया। फोन उठाते ही सामने से आलस भरी आवाज आई, हेलो। इशिका बोली, अरे तुम बताओ, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरी पार्टी में कहीं नहीं देखा।
प्रीति बोली, मैं नहीं आई क्योंकि मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि मुझे नींद आने लगी थी, तो आरव ठाकुर ने मुझे घर जाने को कहा और मेरा इतना काम करने के बाद मेरा खुद पार्टी में आने का मन नहीं था। इशिका बोली, ठीक है, मैं तो डर ही गई थी कि तुम पार्टी से कहाँ चली गई। प्रीति हंसी और बोली, तुम कहाँ हो, मैं बस आ ही रही। ओके ठीक है, आ जाओ, मैं तो चली सोने। फोन काटने के बाद इशिका कार के अंदर पीछे की ओर होकर बैठ गई और आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। आरव फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ गया था और वो ऐसा नहीं चाहती थी। अब दोबारा से इतिहास अपने आप को दोहराएगा। वो दोनों फिर से नजदीक आ गए हैं, इस बार भी उन्हें फिर से दूर कर दिया जाएगा। अगर उस इंसान को दोबारा से पता लग गया कि वो और आरव फिर से नजदीक आने लगे हैं तो वो फिर से जरूर इशिका को धमकाने की कोशिश करेगी। इशिका का चेहरा उस इंसान के बारे में सोचकर लाल पड़ गया। उसे जल्दी से जल्दी अब ट्रांसफर लेनी ही होगी। आरव के लिए जो पहले अच्छा था उसने वही किया था और वो अब भी वही करेगी जो उसके लिए अच्छा होगा। वो उससे दूर, बहुत दूर चली जाएगी। इशिका की आंखें बंद हो गई और उसके आंखों के कोने से आंसू निकले। अगले दिन इशिका अपने ऑफिस में बैठी हुई थी जब उसके पास पियोन अखबार लेकर आया। इशिका ने अखबार को टेबल पर रखवा दिया और उसके बाद वो अपना काम करने लगी। उसने वो अखबार नहीं पढ़ा। जब उसका फोन बजा तो उसने कॉल उठा ली। हेलो, सामने से विराट की साफ और उदास आवाज आई। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? इशिका ने आलस से पूछा। आज का? उसने अखबार अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद जैसे ही उसने अखबार का पहला पेज खोला उसे अपनी फोटो दिखाई दी। उसमें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत करीब हो। आर्टिकल की हेडलाइन थी, एक सरकारी ऑफिसर पब्लिक में अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ी गई। जैसे ही इशिका ने वो खबर पढ़ी उसके हाथ कांप गए। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। इशिका, इशिका, इशिका के फोन से आवाज आई लेकिन इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो उसमें सिर्फ उसके बारे में लिखा गया था, कहीं पर आरव का एक जिक्र नहीं था। ये सब किसने किया है? इशिका धीरे से बोली। एक बार के लिए उसे लगा कि शायद ये आरव ने किया है, लेकिन उसने तुरंत अपने ख्याल को झटक दिया क्योंकि आंख बंद करके भी वो उस पर विश्वास कर सकती थी कि ये आरव का काम नहीं था। जब इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो विराट ने फोन काट दिया। उसके बाद वो जल्दी से उसके केबिन में आ गया। उसने देखा इशिका किसी स्टेचू की तरह बैठी हुई है। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। उसे ये तक पता नहीं लगा कि विराट उसके केबिन में आ चुका है। विराट उसके पास आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इशिका तुम ठीक हो? इशिका अपने होश में वापस आई और उसने विराट को अपने सामने खड़े देखा। विराट, ये सब? इशिका बस इतना ही बोल पाई थी कि विराट गुस्से में बोला, ये आरव है ना? मुझे तो पहले ही पता था कि ये आरव ठाकुर अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। इसकी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं कभी भी तुम उसके साथ जाने देता। इशिका बोली, नहीं, ये सब उसने नहीं किया है। ये सब किसी और ने किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी है। मैं तो यहाँ नहीं हूँ। मैं तो यहाँ ठीक से किसी को जानती तक नहीं। विराट बोला, इशिका आंखें खोलो और ध्यान से सोचो। आरव के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इशिका का चेहरा देखने से साफ लग रहा था कि वो विराट की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास आया और अब इस वक्त एक मीटिंग में था। जब अपने मैनेजर कुमार देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई, लेकिन जैसे उसने देखा कि वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा है तो उसने अपने पास आने को कहा। उसके नजदीक आकर जैसे ही उसके मैनेजर ने उसे बताया आरव मीटिंग में था, जैसे ही उसके मैनेजर ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला उसकी आंखें उसे घूरने लगी, लेकिन मैनेजर को इस वक्त उसकी चिंता नहीं थी। आरव ने उसे चिंता में देखकर कुछ नहीं कहा। मैनेजर जल्दी से उसके पास आया और उसके कान में बोला, बॉस, एक लड़की यहाँ आई है और वो कह रही है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। आरव की आंखें मुड़ी। फिर से एक नई आफत। शायद कोई लड़की फिर से उसके प्यार में गिर गई होगी। पहले भी अक्सर उसके साथ ऐसा होता रहता था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसमें मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? उसे बाहर निकाल दो। कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगी। आगे से मुझे ऐसी बातों के लिए परेशान मत करना। मैनेजर जाने से थोड़ी देर के लिए रुका और बोला, उसने अपना नाम इशिका बताया है। इशिका? आरव कुछ देर के लिए ठहर गया। उसने कहा, वो यहाँ है। आरव को हैरानी हुई कि इशिका यहाँ क्या कर रही है, ऊपर से वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड भी बता रही है। आरव ने दोबारा से पूछा, क्या तुमने उसका नाम सही सुना? मैनेजर बोला, जी सर, मैंने कल पार्टी में उन्हें आपके साथ देखा था। आरव अपनी चेयर से उठने ही वाला था कि मीटिंग रूम का दरवाजा दोबारा से खुला। आरव ने सामने इशिका को देखा तो वो तुरंत अपनी चेयर से उठ गया। इशिका तुम? सब बोर्ड्स मेंबर हैरान थे इशिका को वहां देखकर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़की वहां क्या कर रही है और उसे अंदर कैसे आने दिया जा रहा है। इशिका ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो सीधा आरव के पास गई। आरव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
आरव जो कि अपनी सबसे जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसने इशिका का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। वो इशिका को अपने ऑफिस के साथ वाले रूम में लेकर गया, जहां पर अच्छे से उसके रूम को एक बेडरूम की तरह सजाया हुआ था, साथ में एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी। उसने इशिका को सोफे पर बैठाया और उसके पास बैठते हुए बोला, सब कुछ ठीक है। उसने ऊपर से नीचे तक इशिका को देखा तो उसे वो सही सलामत लगी। इशिका ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, नहीं। ये कहकर उसने अपने बैग से वो न्यूज़पेपर निकाला और आरव की तरफ बढ़ाया, ये देखो। आरव ने वो न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके ऊपर अपनी और इशिका की फोटो देखी, जिसमें उसकी पीठ और इशिका का चेहरा दिखाई दे रहा था। इशिका की 2 से 3 फोटो थी, एक बड़ी और 2 छोटी, हर उसमें उनका एंगल गलत दिख रहा था। आरव की आंखें सिकुड़ गई, वो बोला, इसमें मेरा चेहरा एक भी पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। इशिका ने उसके हाथ से वो न्यूज़पेपर खींचा और कहा, आरव, तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिखा? यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। तुम्हें पता है मुझे नोटिस आया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मुझे हर बात के लिए सफाई देनी होगी। इशिका को कुछ देर पहले का इंसिडेंट याद आ गया। वो और विराट उसके ऑफिस में थे जब उसका पियोन एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफे को पढ़कर इशिका को बहुत दुख हुआ। आरव की वजह से उसे क्या क्या देखना पड़ रहा है। उसे आरव से बात करनी थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ आ गई। आरव ने उस लिफाफे को पढ़ा और उसे एक तरफ कूड़ेदान में फेंक दिया। वो बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछेगा, और जिसने भी ये सब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इशिका बोली, तुम जल्दी से उस इंसान को ढूंढो। आखिर मेरे साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आरव उसकी हर बात में हाँ मिलाता रहा। वो बोला, ठीक है। इशिका अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, और मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अब दूर रहना चाहिए। तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया। जब मेरे घर वालों को इन सब के बारे में पता लगेगा तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? तुम सबसे पहले ये मामला सुलझाओ, उसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। इशिका को पता था कि जरूर इसके पीछे उस इंसान का हाथ होगा जो उन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता। वो आरव को सामने नहीं लाना चाहता, इसलिए उसने इशिका को ही बदनाम करना ठीक समझा। इशिका की बात सुनकर आरव का चेहरा बिगड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, इशिका, सबसे पहले ये बात तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जाने वाला हूं, और दूसरी बात, अगर तुमने आज के बाद मेरे सामने ऐसी बातें की तो फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। उसकी आंखों में आग थी और वो एक वार्निंग नहीं बल्कि सच था। वो इस लड़की को मार देगा अगर उसने दोबारा से उससे दूर जाने के बात कही। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, इशिका का फोन बजा। उसे विराट फोन कर रहा था। विराट बिल्डिंग के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। वही उसको यहां पर लेकर आया था। वो इशिका के साथ ऊपर आना चाहता था, लेकिन इशिका ने उसे मना कर दिया। उसे अब इशिका की चिंता हो रही थी। जैसे ही आरव ने विराट का नाम उसके फोन पर देखा, उसके हाथ कस गए। उसने कहा, ये तुम्हें खून कॉल कर रहा है। इशिका बोली, यही मुझे यहां पर लेकर आए हैं। अब मुझे जाना होगा। तुम वापस जाओ, तुम्हारी मीटिंग है। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, आरव ने उसकी बाजू पकड़ ली। जब आरव ने उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इशिका की कलाई पकड़ी हुई थी और वो उसे घूरकर देख रहा था। वो सचमुच बहुत गुस्से में था। इशिका को अचानक से अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आरव एक भयानक इंसान था। उसे अपने शब्दों का पहले जी सोच समझकर चयन करना चाहिए था। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो था। उसने सवाल किया, क्या तुम अंधी हो? तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे यहाँ आ सकती हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ? इशिका को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिल लड़खड़ा गया और उसने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। आरव, तुम समझते क्यों नहीं? हमारा दूर रहना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम ये खुद देख सकते हो कि हमारा करीब होना कितना खतरनाक हो सकता है। आरव ने फिर से पूछा, तो फिर क्या तुम किसी और के साथ हो जाओगी? इससे पहले इशिका जवाब देती, उसे अपने चारों ओर ठंडक महसूस हुई। उसकी नजर आरव के चेहरे पर पड़ी। जब वो आरव बर्फीली नजर से मिली तो उसने तुरंत उसके शब्दों को निगल लिया। उसका जवाब हाँ था। अगर वो इस वक्त हाँ कहती तो ये इंसान उसे जान से मार सकता था। आरव एक ऐसा इंसान था जो किसी के आगे नहीं झुकता था। हालांकि वो ये बात जानती थी कि आरव के दिल में वही है, और वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इशिका का अफेयर किसी और के साथ हो। इसके अलावा उसने कभी पहले उसे एक खरोच तक नहीं आने दी। उसे पसंद नहीं था कि वो किसी के साथ भी बात करे, और यहाँ तो वो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी। आरव ने उसकी नाजुक कलाई को देखा। उसकी पकड़ उस पर थोड़ी ढीली हो गई। वो बस उसे पहली बार देखकर हाइपर हो गया था, लेकिन अब वो उसे थोड़ा भी दर्द नहीं दे सकता था। इशिका और उसके बीच एक चुप्पी ने जगह ले ली थी। इशिका की कलाई छोड़ने का आरव का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इशिका ने अपने हाथ की तरफ देखा और कहा, आरव छोड़ो मुझे। इशिका ने आरव की आंखों में देखा तो उसे उसके लिए बेजोड़ प्यार नजर आया। आरव ने कहा, बहुत हुआ, चलो शादी करते हैं।
जैसे ही इशिका ने उसकी बात सुनी उसका जबड़ा खुल गया। आरव के अचानक से कहे उसके शब्द सीधे दिल में लगे। वो उससे शादी नहीं कर सकती थी। अगर उस इंसान को पता लग गया कि आरव उससे शादी करना चाहता है तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। इशिका शांत होने का नाटक करते हुए थोड़ी देर के लिए वहां खड़ी रही, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही गड़बड़ था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आरव की ओर देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह देगा। आरव चाहता था कि वो और इशिका हमेशा साथ रहें। क्या वो सच में इशिका को इतना पसंद करता था या फिर वो इशिका से बदला लेने के लिए उससे ये सब कह रहा था? इशिका के भावों को देखते हुए आरव के होंठ अनायास ही मुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ शादी करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आरव ने उसकी कलाई पर पकड़ मजबूत की और कहा, इशिका त्रिवेदी, तो तैयार हो जाओ मुझसे शादी करने के लिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करना तो दूर की बात है, शादी करने का सोच भी नहीं सकती, उसने अपने गुस्से को दबाते हुए आरव की आंखों में देखते हुए कहा। आरव ने उसे खुद की तरफ खींचा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके कान के पास जाते हुए कहा, तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। इशिका का दिल उसके गले से बाहर निकलने वाला था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, हम पहले ही अलग हो चुके थे। एक साथ आने का कोई मतलब नहीं। इसका एक ही मतलब था, अगर वो साथ आए, और ये था कि उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा। आरव का दिमाग खराब हो गया था। उसकी नजर इशिका के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने आगे कहा, इशिका त्रिवेदी, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारी कुछ अजीब आदतें हैं जो अभी तक नहीं गई। पहले भी तुमने मुझे समझा नहीं, और अब भी तुम मुझे समझती नहीं हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? जब इशिका ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आश्चर्य की रेखा चमक उठी। अंत में उसने आरव को तिरस्कार से देखा और सख्ती से पूछा, आरव, मुझे बताओ, क्या तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच बिल्कुल छोटी है, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इशिका आगे भी बोलने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि आरव की ठंडी नजर उस पर है और उसका चेहरा पहले से खतरनाक नजर आ रहा है। इशिका की नजर लड़खड़ा गई। ऐसा लगता था मानो अगर उसने आगे कुछ कहा तो जरूर ही ये इंसान उसे मार डालेगा। इस समय इशिका का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वो आरव को जवाब देने के लिए अपने शब्दों को ढूंढने लगी। उसकी खूबसूरत लोमड़ी जैसी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, जिससे वो बहुत आकर्षक लग रही थी। आरव ने उसके गाल पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया। वो इस वक्त सारा गुस्सा भूल गया। वो नीचे झुकने वाला था कि इशिका के लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने कहा, 2 महीने के अंदर मेरी शादी किसी और से होगी। आरव का चेहरा इशिका की बात सुनकर बिगड़ गया। इशिका उसकी आंखें देखकर डर गई। इस नजर का दबाव इतना तेज था कि उसके हाथ डर के मारे कांपने लगे। आरव की गहरी अभिव्यक्ति और ठंडी नजर देखी। इशिका हैरान नहीं थी। वो जानती थी कि उसका कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। इशिका की नजरें दूसरी ओर घूम गईं। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। तभी उसे एहसास हुआ कि वो फिर से अपना आपा खो बैठी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने गहरी सोच में डूबकर अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुका ली। वो अपने सामने खड़े इंसान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। अगर वो उसके साथ आए तो आरव अपना सब कुछ खो देगा, इसलिए उसे सोच समझकर फैसला करना होगा और उसने अभी जो कहा उसके ऊपर अमल करना होगा। उसने जिस चीज की पहल की थी वो उसके हिसाब से सही थी। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। केवल दर्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रख सकता था। काफी देर तक वो इशिका को देखता रहा और फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन मुझसे। ये कहकर उसने उसके बालों को सीधा किया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, अच्छी लड़की बनो और ज्यादा अपना दिमाग खराब मत करो। अब जाकर आराम करो। जिसने भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इशिका ने कुछ आगे नहीं कहा और वहां से चली गई। आरव ने उसे जाते हुए देखा और उसने धीरे से कहा, इशिका त्रिवेदी, इशिका ठाकुर बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौं धीरे धीरे शांत हो गई। उसके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े, जिससे एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट हुई। अपनी और इशिका की शादी के बारे में सोचकर वो खुश था। विराट बहुत देर से इशिका का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने इशिका को देखा उसकी नजरें दूसरी ओर घूम गईं। जब वो आखिरकार बाहर आई तो विराट उससे बहुत सवाल पूछना चाहता था। उसने साहस जुटाया और की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ अंदर? क्या उसने मान लिया कि ये सब उसी ने किया है? क्या वो अब इन सब की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है? विराट के सवाल सुनकर इशिका ने उसकी ओर देखा। विराट उसका उत्तर सुनना चाहता था। इशिका ने विराट को देखा और कहा, वो सब आरव ने नहीं किया है, वो सब किसी और ने किया है। विराट की आंखें छोटी हो गई जब उसने इशिका की बात सुनी। ये लड़की सच में आरव के ऊपर अपनी आंखें बंद करके विश्वास करती थी। विराट का दिल थोड़ा मायूस हो गया।
उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि इशिका को कुछ कहना मतलब उसके सामने पत्थर पर अपना सर मारने के बराबर था। उसने कुछ और कहे बिना वापस इशिका को उसके ऑफिस छोड़ दिया और वो खुद वहां से चला गया। उधर आरव ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। वो किसी भी कीमत पर पता लगाना चाहता था कि आखिर इशिका को कौन बदनाम करना चाहता है। मीटिंग खत्म करने के बाद वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसने अपनी नजर ऊपर उठाकर देखा। एक महिला जिसने महंगी साड़ी पहनी हुई थी धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रही थी। आरव ने जैसे ही उस महिला को देखा वो खड़ा हो गया। उसके मुंह से एकाएक ही निकला, बुआ जी। जैसे ही उसे महिला ने आरव के मुंह से बुआ जी शब्द सुना, उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई। उनकी भौहें चढ़ गई। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन उस महिला के चेहरे पर एक भी रिंकल नहीं था। उसका चेहरा साफ और आत्मविश्वास से भरपूर था। उसने आरव को डांटते हुए कहा, बुआ जी आरव, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम सबके सामने तो मुझे माँ कहते हो, लेकिन अकेले में तुम हमेशा मुझे बुआ और मिसेज ठाकुर क्यों कहते हो? मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो सच्चाई है उसे आप भी नहीं बदल सकती। उस महिला ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेशक तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपने बच्चे के जैसे पाला है। इससे पहले कि वो महिला कुछ और बोलती, आरव बोला, लेकिन असलियत तो यही है कि मैं आपका अपना बच्चा नहीं हूँ। वो महिला आरव की बात सुनकर परेशान हो गई। आरव की बातें जैसे उनके दिल पर जाकर लगी। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया। वो नीचे गिरने वाली थी कि उन्होंने एक हाथ से वहां रखी चेयर पकड़ ली और अपने दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ लिया। जैसे ही आरव ने उनकी हालत देखी हो जल्दी से उनके पास गया। मिसेस ठाकुर, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ? आरव ने जल्दी से फोन उठाया और डॉक्टर को फोन मिला दिया। वो मिसेज ठाकुर को उठाकर जल्दी से अपने निजी कमरे में लेकर गया। आरव इस वक्त अस्पताल में था। वो अपनी मां के साथ बैठा हुआ था और उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अचानक से रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने आते ही सबसे पहले आरव को देखा। उस लड़की की लंबी पलकें और उसका साफ बेदाग चेहरा था। उसके नैनक्स बहुत अच्छे थे और उसकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच थी। आरव ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस से अपनी नज़र अपनी मां की तरफ घुमा ली। वो लड़की धीरे से चलकर उसके पास आई और बोली, आंटी को क्या हुआ? आंटी ठीक तो है ना? आरव ने जवाब देने से पहले कुछ सोचा और कहा, मॉम ठीक है, उन्हें जल्दी ही होश आने वाला है। वो लड़की बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो डर ही गई थी। जब मैंने सुना कि आंटी बेहोश हो गई है, मैं जल्दबाजी में यहाँ आ गई। मैं आंटी के लिए कुछ लाई भी नहीं, मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी। थैंक गॉड कि वो ठीक है। अब मैं राहत की सांस ले सकती हूँ। वो लड़की बोले जा रही थी, लेकिन आरव ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें बस आपकी मां पर थी। उस लड़की ने चुपके से आरव के सुंदर चेहरे को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। जब उसकी और आरव की शादी हो जाएगी तो वह कितनी खुशनसीब लड़की होगी। आरव के पीछे पता नहीं कितनी लड़कियां पागल थी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था। वरना आजकल जिन लड़कों के पास पैसा होता है वो 2 कौड़ी के भाव लड़की को समझते हैं, लेकिन आरव उनमें से नहीं था। बेशक वो थोड़ा मुफत था और लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन वो शहर का सबसे एलिजिबल बेचोला था। अगर वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है तो कितना अच्छा होगा। उसे आरव की मां की बिल्कुल भी चिंता नहीं है थी। वो बस यहाँ आरव को देखने आई थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि मिसेज ठाकुर को कुछ हो, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आरव को उसके साथ शादी करने के लिए कोई नहीं मना पाएगा। मिसेज ठाकुर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी तरह से आरव को शादी के लिए मना लेगी। अचानक से मिसेज ठाकुर का हाथ हिला और उनकी भौहें आपस में जुड़ गई। वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। आरव ने जैसे ही देखा कि मिसेज ठाकुर आंखें खोलने की कोशिश कर रही है, उसने कहा, मॉम, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए, मैं यही हूं। जैसे ही मिसेज ठाकुर ने आरव की आवाज सुनी वो रिलैक्स हो गई। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली उन्होंने अपने सामने आरव को देखा। आरव को देखकर वो खुश हो गई। फिर अचानक से एक लड़की की आवाज आई, आंटी आप ठीक हो गई, भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे ही मिसेज ठाकुर ने वहां उसे लड़की को देखा उनकी आंखों में से कम चमक आ गई। उन्होंने अपना दूसरा हाथ आगे किया और कहा, धुन बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? धुन आगे आई और बोली, आंटी कैसे नहीं आती, आपकी तबीयत का सुनकर मैं कैसे चैन से बैठ सकती थी। जैसे ही मैंने सुना कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है मैं तुरंत यहाँ आ गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई है, लेकिन अब आपको देखकर मुझे राहत मिली। मिसेज ठाकुर ने दूसरे हाथ से धुन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मुझे जैसे ही सुना कि मैं तकलीफ में हूं तुम यहाँ आ गई। मुझे तुम पर गर्व है। ये कहकर उन्होंने आरव की तरफ देखा जो उनकी ही तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों आरव समझ गया कि उसकी मॉम क्या चाहती है। उनके कुछ कहने से पहले ही आरव बोला, मॉम, मुझे लगता है कि अब आप ठीक है।
अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ से ज्यादा आप घर ठीक रहेंगी, वहां आपकी सेवा करने के लिए बहुत लोग होंगे। जैसे ही मिसेज ठाकुर की बात आरव ने बीच में काट दी वो चिढ़ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमेशा मेरी बात बीच में ही क्यों काटते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करने वाली हूँ, फिर भी तुम मेरी बात बीच में काट रहे हो। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी फिक्र नहीं है? आरव बोला, मॉम मुझे आपकी फिक्र है, तभी मैं कह रहा हूँ कि अब हमें घर जाना चाहिए। मिसेज ठाकुर ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनोगे। धुन एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं यह नहीं कह रही कि तुम अभी धुन से शादी कर लो, मैं बस इतना चाह रही हूँ कि तुम दोनों पहले एक बार बात करके देखो, उसके बाद कोई फैसला लेना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है तो तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली हो। आरव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कहा तो वो कुछ कड़वा ही बोलेगा, और अगर उसने कुछ ऐसी वैसी बात बोल दी तो उसकी मॉम की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। जैसे ही मिसेज ठाकुर ने आरव के मुंह से सुना कि वो इस बारे में सोचेगा तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई और वही धुन तो जैसे नाचने लगी, उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। आरव होते हुए बोला, मैंने डैड को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो शायद बाहर आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। तभी उसके जाते ही धुन ने मिसेज ठाकुर से कहा, आंटी आप तो सच में कमाल है, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से आरव को मना लेंगी। अभिमन्यु अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उस आदमी के हाथ में बहुत सारी फोटोज थी और कुछ पेपर थे। उस आदमी को देखकर अभिमन्यु ने अपने काम से अपना ध्यान हटाया और कहा, क्या हुआ, कुछ पता लगा उस लड़की के बारे में जिसने मेरी जान बचाई थी? उस आदमी ने सारे पेपर्स और फोटोज अभिमन्यु के आगे रख दी। उसने कहा, हाँ, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो ऑफिसर है जो नई आई है, इशिका त्रिवेदी। जब आप उस स्कूल में पढ़ने गए तो वो वहीं पर पढ़ती थी, लेकिन उस लड़की ने अपनी आधी पढ़ाई उसी स्कूल से की, लेकिन वो बाद में कहीं गायब हो गई। आरव और वो लड़की दोनों इस स्कूल में मिले थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब यहीं पर रख दो और तुम जाओ। अपने आदमी के बाहर रहने के बाद अभिमन्यु ने धीरे से वो फोटोज उठाए। उसमें इशिका के बचपन की फोटोज थी और कुछ अभी की फोटोज थी। स्कूल टाइम में वो बहुत ज्यादा क्यूट थी, लेकिन वो अपने उसे टाइम के मुकाबले और ज्यादा सुंदर हो गई थी। उसके नैनिक्स में बहुत ज्यादा चेंज हुआ था। अभिमन्यु काफी देर तक उन फोटोज को देखता रहा और मन ही मन बोला, तो इशिका और आरव पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो यही है आरव की बचपन की स्वीट हार्ट। लेकिन मेरे लिए तो इशिका वही लड़की है जिसे मैं बहुत पहले से ढूंढ रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया और बाहर आ गया। इशिका अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसके आगे पहले के जैसे फाइल्स का ढेर लगा हुआ था। वो अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे खाना खाने तक का समय नहीं मिला। अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसने अपनी नजर उठाकर देखा। जब से आरव उसके ऑफिस में इन्फॉर्म किए बिना आ जाता था, तब से इशिका हमेशा अपनी नजर ऊपर उठाकर देखी थी, लेकिन इस बार उसने जिस औरत को अपने सामने देखा उसे देखकर वह खड़ी हो गई। आप यहाँ? इशिका ने उसे औरत को देखकर कहा। उस औरत का चेहरा इशिका कभी भूल नहीं सकती थी। वो औरत मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं यहाँ। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी बेटे की जिंदगी में वापस आ जाओगी और मैं यहाँ तक भी नहीं आ पाऊंगी? तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आने की? वो औरत लगभग उसके ऊपर चढ़ ही चुकी थी। इशिका उस औरत को देखकर इस बार डरी नहीं। जब वो स्कूल में थी तब भी वो औरत उसके घर आई थी और उसे डराने धमकाने लगी थी, लेकिन अभी इशिका पहले की तरह कमजोर नहीं रह गई थी। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी के सामने नहीं झुकेगी। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, आंटी मैं आपके बेटी की जिंदगी में जानबूझकर नहीं आई हूँ, और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने पूरी कोशिश की है आपके बेटे से दूरियां बनाने की, लेकिन आपका बेटा ही शायद मुझसे दूर नहीं रहना चाहता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिसेज ठाकुर थी। जैसे मिसेज ठाकुर ने इशिका के मुंह से आरव का जिक्र सुना तो वो गुस्से में बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में इतना कुछ कहने की? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर तुम मेरी बेटे की जिंदगी में वापस आई तो फिर क्या होगा। मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ हुई तो आरव के नाम कुछ भी नहीं होगा, ना ही प्रॉपर्टी और ना ही बिजनेस। इशिका ने अपने हाथ बांध लिए। वो बोली, लेकिन क्यों नहीं होगा, वो आपका बेटा है। अगर मेरी शादी उसके साथ हो भी जाती है तो इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इशिका की मां गुस्से में बोली, तुम लड़की मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम छोटी मोटी ऑफिसर क्या बन गई? तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। सुनो, यह आखिरी वार्निंग है, अगर तुम आरव से दूर नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आरव सड़कों पर होगा। वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझी? मैं अपने बेटे की शादी अपनी दोस्त की बेटी से तय कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, आरव शादी के लिए रहा मान गया है। अब बस मैं तुम्हें यहाँ ये समझने आई हूँ कि तुम अपनी हद में रहो और मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना ही है। ये कहकर मिसेज ठाकुर गुस्से में बाहर चली गई।
जब वो बाहर आए तो उन्होंने आसपास नहीं देखा। दरवाजे के पास अभिमन्यु खड़ा था। उसने भी कुछ नहीं कहा और मिसेज ठाकुर को जाने दिया। वो हैरान था कि उसकी बुआ ये सब कर रही है। कुछ देर बाद वो अंदर आया और उसने इशिका को वैसे ही खड़े हुए देखा जैसे वो तब थी जब मिसेज ठाकुर वहां आई थी। वो परेशान लग रही थी। अभिमन्यु को वहां देखकर इशिका हैरान थी। वो बोली, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अभिमन्यु ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उसने अपना ही सवाल किया। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी बुआ तुम्हें कब से परेशान कर रही है? क्या तुम्हारे और आरव के अलग होने का कारण वही थी? इशिका ने हैरानी से अभिमन्यु को देखा और कहा, तुम्हारी बुआ? इशिका की आंखों में अभिमन्यु हैरानी साफ देख सकती थी। अभिमन्यु बोला, मेरी ही नहीं आरव की भी, वो हम दोनों की बुआ है। अभिमन्यु इशिका के ऑफिस में था और उससे सवाल पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही इशिका को पता लगा कि अभिमन्यु की बुआ आरव की मां है तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, आरव की मां तुम्हारी बुआ है? अभिमन्यु ने जवाब दिया, वो सिर्फ मेरी ही नहीं आरव की भी बुआ है, हम दोनों भाई हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने कहा, इशिका की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा और आरव की फैमिली का तो कोई। वो जैसे ही अपनी बात पूरी करने वाली थी, अभिमन्यु बोला, कोई रिश्ता नहीं है ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे नहीं। आरव मेरा छोटा भाई है और जब वो पैदा हुआ था उसके 1 महीने बाद से ही वो ठाकुर परिवार में है। मेरी बुआ के पास शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। मेरे पापा मेरी बुआ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने आरव को उन्हें दे दिया और आरव को तो बहुत टाइम तक इस बात की भनक भी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता लगा तो वो सिंघानिया परिवार में वापस आने की जिद करने लगा क्योंकि उसे ठाकुर परिवार में हमेशा से अकेलापन महसूस होता था। ठाकुर परिवार बस यही चाहते थे कि आरव उनका बिजनेस आगे बढ़ाए। उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया। फिर एक बार डैड ने भी आरव को सिंघानिया परिवार में वापस लाने के लिए कहा तो ठाकुर परिवार ने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया। वो किसी भी हालत में आरव को नहीं देना चाहते थे। इस वजह से हमारे दोनों परिवारों के बीच में दरार पड़ गई। बाद में आरव ने भी परिवार में आने से मना कर दिया। इस वजह से हमारी फैमिली टूट गई, लेकिन मुझे हमेशा से समझ नहीं आया कि आरव ने अचानक से मना क्यों किया। उसके बाद वो जब भी मिलता तो रुड व्यवहार करता, डैड से भी ठीक से बात नहीं करता। मैं उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। वो हमेशा उल्टा ही जवाब देता, लेकिन अब मुझे बुआ की बातें सुनकर लग रहा है कि उन्होंने ही जरूर कुछ किया होगा। ये औरत सीधी नहीं है, मुझे पापा से इस बारे में बात करनी होगी। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने इशिका से कहा, अपना ख्याल रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये लो मेरा कार्ड। मैं हर किसी को अपना कार्ड नहीं देता, ये कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। ये कहकर उसने स्माइल की और इशिका की तरफ आंख मारी। इशिका ने उसे अपने हाथ से बनाया मुक्का दिखाया तो अभिमन्यु हंस गया। अभिमन्यु के बाहर जाने के बाद वो अपनी चेयर पर वापस बैठ गई और धीरे से बोली, आरव का परिवार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता। जो उसकी माँ है वो उसकी माँ नहीं है, जो उसका परिवार है वो उसका परिवार नहीं है। अब उस छोड़ने के लिए मुझे बुरा लग रहा था। मुझे उस वक्त उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वो उस वक्त बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, आरव मुझे माफ कर दो। मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने तो हमेशा से मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। एक मैं ही थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई। ना तुम्हें कुछ एक्सप्लेन किया और ना ही तुमसे कोई बात की। तभी उसे आरव की मां की बात याद आई कि आरव की शादी होने वाली है। इशिका ने अपने सर पर हाथ रख लिया और अपने सर को मलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो अभी ऐसे अपने काम से बीच से कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने सबसे पहले अपना काम पूरा किया। शाम को 500 बजे इशिका अपना काम करके जल्दी से बाहर निकली और उसने ठाकुर एंटरप्राइज जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची उसने उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा। बिल्डिंग को देखकर उसने गहरी सांस ली और गेट की तरफ बढ़ गई। गेट पर उसे गार्ड ने रोक दिया, लेकिन उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। वो एक ऑफिसर को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि उन्हें सख्त मनाही थी आरव के ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भेजने की। इशिका ने फिर अपना दिमाग लगाया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्चुअली बात यह है कि जो तुम्हारे सर की सेक्रेटरी है वो मेरी दोस्त है, मुझे उससे मिलना है, उससे बहुत जरूरी काम है। रिसेप्शनिस्ट ने प्रीति को कॉल की तो प्रीति ने उसे अंदर आने के लिए कहा। इशिका ने राहत सांस ली। अब उसे इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रीति इस बिल्डिंग में काम कर रही है। जैसे ही वो प्रीति के पास पहुंची है, उसके केबिन में उसने अपना बैग चेयर पर रखते हुए कहा, प्रीति, मुझे आरव ठाकुर से बात करनी है। मुझे आरव ठाकुर से मिलना है, उससे कुछ काम है। प्रीति ने हैरानी से इशिका को देखा और कहा, आरव ठाकुर से? लेकिन क्यों, क्या तुम्हें ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है? उसने कहा, मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे उससे मिलने दो। प्रीति बोली, लेकिन अभी इस वक्त एक लड़की सर से मिलने आई है। वो शायद सर की मंगेतर है।
मैंने बाहर किसी को कहते हुए सुना कि उसकी शादी आरव सर से होने वाली है। जैसे ही इशिका ने प्रीति की बात सुनी उसका दिल घबरा गया। उसने कहा, प्रीति, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आरव का ऑफिस कहाँ है? प्रीति ने आरव के ऑफिस की तरफ इशारा किया। प्रीति ने फिर आगे कहा, जब वो लड़की सर के ऑफिस से चली जाएगी तो मैं तुम्हारी बात करूंगी कि तुम्हें सर से मिलना है। वो थोड़े गर्म दिमाग के हैं, उनका पता नहीं कब क्या करेंगे। तुमसे मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करके देखूंगी। प्रीति बोलते जा रही थी, तभी इशिका ने अचानक से अपना पर्स उठाया और कहा, ठीक है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। प्रीति ने आंखें बड़ी करके उसे देखा और उसके पीछे जाते हुए बोली, इशिका रुको, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरा बॉस मुझे मार देगा। लेकिन इशिका नहीं रुकी, वो सीधा आरव के दरवाजे पर गई और उसने बिना दस्तक के दरवाजा खोल दिया। सामने उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरव चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने बहुत छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और एक बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। ऐसी लड़की इशिका ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो लड़की बोल रही थी, आरव, क्या आज हम डिनर पर चल सकते हैं? एक्चुअली मेरे मॉम डैड भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, और वैसे भी तुम्हारी मॉम भी चाहती है, इसलिए मैं आज तुम्हें लेने आ गई। मैंने जगह भी बुक कर ली है, बस तुम्हारे चलने की देर है। इशिका वहीं खड़ी होकर उस लड़की की बात सुन रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो आरव और धुन ने एक साथ इशिका की तरफ देखा। जैसे ही आरव ने देखा कि इशिका वहां खड़ी है, वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। पहले उसने बिल्कुल भी उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वो बस अपना काम कर रहा था। अपनी माँ की वजह से वो उसकी बातें सुने जा रहा था। इशिका को देखकर उसने कहा, इशिका, तुम यहाँ? आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी टेंशन में क्यों है और वो डरी हुई लग रही थी। इशिका जल्दी से आरव के पास पहुंची तो आरव फिर से बोला, इशिका, क्या हुआ? आरव ने इतना ही कहा था कि इशिका ने उसके होठों से अपने होंठ मिला लिए। आरव की आंखें बड़ी हो गई और धुन की आंखें तो जैसे बाहर ही आ गई। अपने सामने का नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तब तक प्रीति भी वहां पहुंच चुकी थी। जब उसने भी अपने सामने का नजारा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह आज ही मर जाएगी। इशिका पेशनेट होकर उसे किस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास कोई हो ही ना। आरव का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसने धीरे से इशिका की कमर में हाथ रखा और वो उस किस को एंजॉय करने लगा। धुन अपने सामने उन दोनों को इतना बेशर्म होते हुए देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो जल्दी से उनके पास गई और उन दोनों का अलग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरव ने इशिका को बहुत जोर से पड़ा हुआ था और इशिका ने उसके गर्दन में हाथ डाले हुए थे। कुछ देर बाद इशिका आरव से अलग हुई और उसने आरव की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आरव खुश नहीं था, वो शायद और चाहता था, लेकिन इशिका ने उससे अपनी नजरें उसे हटा ली। उसने ऐसी हरकत पहली बार की थी। उसने फिर उस लड़की की तरफ देखा। वो उस लड़की को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आरव के गले लग गई और उसके सीने में अपना हाथ रखते हुए बोला, आरव, क्या तुम शादी करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा दोगे? तुमने तो कहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन अब तो तुम किसी और के साथ शादी करने जा रहे हो। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि इशिका इस बड़ी हरकतें क्यों कर रही है, लेकिन उसे वो सब अच्छा लग रहा था। जवाब में उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करूंगा। उसने फिर धुन की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब तुम यहां से जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ और मेरे पीछे आने की आइंदा कोशिश मत करना। धुन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बात अब हद से आगे बढ़ चुकी थी। आरव और इशिका को इतना नजदीक देखकर वो आरव के साथ आगे नहीं रह सकती थी। वो अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। जैसे ही वो गई, प्रीति को हंसी आ गई। उसे नहीं पता था कि उसके बॉस का और इशिका का कुछ चल रहा है। वो भी फिर बाहर चली गई। इशिका आरव से अलग हो गई और इधर उधर देखने लगी। आरव की आंखों में चमक आ गई थी। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा था कि मैं किसी और से बात कर रहा हूं? इशिका ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इशिका अब बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। इशिका आरव से दूर खड़ी हो गई। दरवाजा खुला तो दो आदमी अंदर आए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु और उसके डेड थे, और जैसे ही आरव ने उन्हें अपने ऑफिस में देखा उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु ने एक नज़र इशिका को देखा और फिर बोला, आरव, हमारी बात सुनो। अगर तुम हमारे साथ ठीक से बात नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन हमारी बात सुनो। उसके बाद उसने अपना फोन निकालकर एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उस रिकॉर्डिंग में आरव की मां कह रही थी, भैया, आरव ने खुद कहा है कि वो आपके पास नहीं रहना चाहता और वो नहीं चाहता कि हम अब आपसे मिले, इसलिए अब आपके और हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया है। अब हम दोनों परिवार नहीं मिलेंगे। तभी एक आदमी की आवाज आई। वो मिस्टर सिंघानिया थे।
वो बोले, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकता, कम से कम तुम मुझे उससे मिलने तो दो। लेकिन मिसेज ठाकुर ने साफ मना कर दिया, नहीं भैया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको आरव की सलामती चाहिए तो फिर आपको आरव से दूर रहना होगा। उसका वैसे भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अगर वो आपको देखेगा तो फिर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मिस्टर सिंघानिया बोले, ठीक है, लेकिन मैं उसे दूर से तो देख सकता हूँ, वो मेरा बेटा है। कितना अच्छा होता कि अगर मैं उसे तुम्हें देता ही नहीं। मिस्टर ठाकुर ने इतना ही कहा, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आरव ने जब पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसके मन के अंदर उछल पुथल मच रही थी। उसकी माँ ने तो कहा था कि मिस्टर सिंघानिया उससे मिलना नहीं चाहते, वो उसे अपना बेटा नहीं मानते। तभी ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला और आरव की माँ भी आ गई। वो गुस्से में थी क्योंकि धुन ने फोन करके उन्हें सब बता दिया था जो भी ऑफिस में हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस में अभिमन्यु और मिस्टर सिंघानिया को देखा वो हैरान रह गई। वो बोली, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका आरव के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर सिंघानिया बोले, तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए आरव को तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने मेरे ही बेटे को मुझसे दूर कर दिया। मुझे पूरी सच्चाई पता लग चुकी है और मैंने आरव को सब कुछ बता दिया है। जैसे ही मिसेज ठाकुर ने सुना तो तुरंत आरव के पास गई। वो घबरा गई थी कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर ना हो जाए। वो बोली, आरव ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये सब झूठ है, सबका सब झूठ है। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे बेटे हो, इसके अलावा कोई और सच नहीं है। लेकिन आरव ने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया। वो कुछ कहना चाहता था, इससे पहले एक आदमी अंदर आ गया। उस आदमी ने वहां का माहौल देखा तो वो वहां से जाने वाला था, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया। वो बोला, क्या हुआ, कुछ पता लगा? उस आदमी ने एक बार आरव की माँ की तरफ देखा और कहा, सर, क्या ये बात हम बाद में करें? आरव ने जैसे ही देखा कि वो आदमी को उसकी माँ की तरफ देख रहा है, उसे अंदर से बुरी फीलिंग आने लगी। उसने कहा, जो भी है यही बताओ। वो आदमी बोला, सर, ऋषिका त्रिवेदी और आपकी पिक्चर जो न्यूज़पेपर में आई थी। वो थोड़ा झिझका फिर आगे बोला, वो नीति ने खींची थी, लेकिन उन्हें अखबार में आपकी माँ ने छपवाया था। जैसे ही सबने ये बात सुनी, सबने औरत की माँ की तरफ देखा। आरव की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। आरव इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। उस आदमी ने अपनी बात पूरी की और वहां से चला गया। आरव ने अपनी माँ को देखा और कहा, माँ, आपने क्यों किया ये सब? मिस्टर सिंघानिया आगे और बोले, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मुझे अपने बेटे को तुम्हारे बिजनेस में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने दूसरे बेटे को बिजनेस में खड़ा कर देना। रोनित भी तब तक वहां आ चुका था। उसने भी उसकी माँ ने जो किया वो सब सुन लिया था। वो काफी देर से दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो धीरे से अंदर आया और अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, आपने भाई के साथ इतना कुछ किया, वो तभी ऐसे है जब उन्हें प्यार ही नहीं मिला। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, भाई इशिका को आपसे दूर रहने के लिए भी माँ ने ही कहा था। उन्होंने इशिका को धमकी दी थी कि अगर वो आपसे दूर नहीं हुई तो आपको आपके बिजनेस से बेदखल कर दिया जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। इसी कारण इशिका आपसे दूर हुई। जैसे ही आरव ने ये सब सुना, उसने अपनी मुट्ठी का कस ली। इशिका ने उसे उस वक्त कुछ नहीं बताया। उसने गहरी सांस ली और वो वहां से चला गया। उसने जाते हुए कहा, मेरे पीछे अगर कोई आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशिका उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन आरव ने अपनी नजरों से उसे मना कर दिया। इशिका जानती थी आरव बहुत ज्यादा गुस्से में है। 3 दिन के बाद भी आरव का कुछ पता नहीं लगा। इशिका ने रोनित को फोन किया और कहा, रोनित, आरव का कुछ पता नहीं लगा। रोनित परेशान होकर बोला, उनका नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। क्या आपको कोई ऐसी जगह याद नहीं है जहां भाई तब जाया करते थे जब वो दुखी होते थे? इशिका को अचानक से अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। मसूरी, क्या वो मसूरी गया होगा? वो जब भी दुखी होता था तो हमेशा एक जगह जाया करता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, रोनित, मैं बाद में तुम्हें फोन करती हूँ। इशिका ने जल्दी से फ्लाइट की टिकट बुक की और वो मसूरी के लिए निकल गई। ये एक फार्म हाउस था जहां पर चारों तरफ हरियाली थी और वहां पर स्वर्ग जैसा सुकून था। इशिका गेट पर खड़ी थी। उसने गार्डन में खड़े आरव को देखा तो उसने चैन की सांस लिया। आरव यही था। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें छोटी होगी। वो बोला, तुम यहाँ? इशिका गुस्से में बोली, आरव, बच्चों जैसा बचपना है तुम में, तुम सबको छोड़कर यहाँ आ गए। तुम पागल हो क्या? मैं कितना डर गई थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर शांत रहने के बाद आरव बोला। वो बोली, मैं डर गई थी। उस वक्त में क्या समझती तुम ही बताओ। मैं उसे वक्त बच्ची थी जो तुम्हारी माँ ने कहा, मैंने वो सब मान लिया। अब मुझे माफ कर दो। तुमने बोला था कि हम 2 महीने के अंदर शादी कर रहे हैं। उनमें से 3 दिन निकल चुके हैं। ऐसे ही रहा तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। जैसे ही इशिका ने कहा, आरव ने उसे गले से लगा लिया। वो बोला, नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। इशिका मुस्कुराई और बोली, तो फिर इतने दिन से फोन क्यों नहीं किया? आरव बोला, मैं कुछ दिन शांत रहना चाहता था।
एकदम से मैं इतना कुछ झेल नहीं सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई नहीं है। मेरे अपनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। इशिका का दिल बैठ गया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे होंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बच्चों का जिक्र सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, तब तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। ये कहकर उसने इशिका के लिप्स पर किस कर दिया।